जल्दबाजी मत करो। जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। जब तक हमें कोई पछतावा नहीं है, बस वही मायने रखता है। मेरी भौहों को छूती उन कोमल उंगलियों की गर्माहट ने मुझे सुकून दिया। मेरे सीने में गर्माहट की एक लहर सी दौड़ गई। मैंने ऊपर देखा तो सेरेना को पाया, जो मुझे शांत और सच्ची कोमलता के साथ देख रही थी। सेरेना का ताज़ा धुला हुआ चेहरा बिल्कुल सादा था। फिर भी मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि उस पल में वो इतनी खूबसूरती कभी नहीं दिखी थी जब मैं उसे इतनी सीधे और गौर से देख रहा था। सेरेना का चेहरा गर्म हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने तो सिर्फ एक साधारण वाक्य कहा था और मैं उसे पहले से ही इस तरह देख रहा था। वो नज़र तारीफ से भी परे थी, जैसे वो उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। मैं बहुत अजीब था, लेकिन अगले ही पल उसे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने मेरा चेहरा अचानक करीब आया, जब तक कि उसके होठों पर एक गर्म एहसास नहीं हुआ। सेरेना की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अविश्वास में पलकें झपका रही थीं। उस पर अभी घात लगाकर हमला किया गया था। उस पल में मैं पूरी तरह समझ गया। जब आप अपनी पसंद की महिला के सामने होते हैं तो खुद को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी बिल्कुल बेकार होता है। काफी देर बाद यह आखिरकार खत्म हुआ। सेरेना थोड़ा कमजोरी महसूस करते हुए सोफे के सहारे पीछे झुक गई। वो अभी भी अपने होश में नहीं आई थी। जेम्स रिवर्स ने वास्तव में उस पर अचानक हमला किया था, और यह इतने लंबे समय तक चला था। फिर उसने मुझे देखा, जो अभी भी उसे असंतुष्ट नज़र से देख रहा था, जैसे और चाहता हो। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो इतनी शर्मिंदा थी कि उसी जगह से भाग जाना चाहती थी। मैंने पहली बार उस अद्भुत एहसास का आनंद लिया, और मेरा दिल इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता था, खासकर सेरेना को इस वक्त इतना घबराया हुआ और प्यारा देखकर। इसने मुझे और भी खुश कर दिया। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन सेरेना के थोड़ा और करीब खिसक गया, जब तक कि हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं आ गए। हम पति पत्नी हैं। एक किस एक कपल के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मैंने सेरेना को कम शर्मीला बनाने की कोशिश की, कम से कम उन हाथों को नीचे करने के लिए जो उसके चेहरे को ढके हुए थे। इसके बजाय सेरेना का रिएक्शन और भी बड़ा था। वह 2 कदम पीछे खिसक गई और अपने हाथ नीचे करने से इनकार कर दिया। मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं केवल चाहत भरी नज़रों से सेरेना को घूर सकता था। अंदर से थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर यह मेरा पहली बार नहीं होता और मैं अधिक अनुभवी होता, ये जानते हुए कि चीज़ों को कैसे आगे खींचना है, तो मैं निश्चित रूप से इसे इस तरह खत्म नहीं होने देता। मैं बेशर्मी से वापस करीब आ गया। ठीक है, मैं सिर्फ अपना फ़ोन देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल कुछ और नहीं करूँगा। मैंने अपना फ़ोन ऊपर उठाया और सेरेना के सामने लहराया, इसे देखने का नाटक करते हुए। सेरेना ने अपनी उंगलियों के बीच के गैप से मुझे झांका और फिर मेरे चेहरे पर छाई मुस्कान देखी। उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने मुझे जोर से धक्का दिया, अपने पैरों पर खड़ी हुई और बेडरूम की तरफ भाग गई। मैंने उसे देखा, वो अपने पीछे बेडरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करना नहीं भूली। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। तभी मैंने वास्तव में अपना फ़ोन उठाया। गाने की स्थिति पर अभी भी कुछ गंभीर सोच विचार की ज़रूरत थी। फिलहाल कुछ भी ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेरेना का वेबो चेक कर लूँ। मुझे याद आया कि सेरेना ने जिक्र किया था कि वो मिया द्वारा चुपके से रिकॉर्ड किया गया वीडियो वेबो पर पोस्ट करने वाली थी। जिस पल मैं वेबो खोला, मैंने देखा कि ट्रेंडिंग चार्ट्स पर मेरा अपना जाना पहचाना नाम वहीं टॉप पर था। मैंने एक ठंडी सांस ली। मुझे लगा कि निश्चित रूप से वो वीडियो ही इतनी चर्चा बटोर रहा है। मेरी इमेज को अब एक बड़ा झटका लगने वाला था। मैंने लापरवाही से एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर टैप किया और धीरे धीरे मेरी भौहें सिकुड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं थीं जितना मैंने सोचा था। सेरेना के एक साधारण से वेबो पोस्ट से जो शुरू हुआ था, उसने वाकई ट्रेंडिंग चार्ट्स में जगह बना ली थी। लेकिन अब जो टॉपिक ट्रेंड कर रहा था वो एक फॉर्मल चैलेंज के बारे में था, और उस चैलेंज में मैं शामिल था। मैं एक एक करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स को स्क्रॉल करता रहा और धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ हो गई। इसकी शुरुआत मेरे वीडियो के उस बच्चों वाले गाने से हुई थी जिस पर किसी ने निशाना साधा था। फिर एक के बाद एक बात बढ़ती गई और मामला यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि मुझे हैरानी हुई, क्या इस वुओन नाम के आदमी का कोई पेच ढीला है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं सच में समझ नहीं पा रहा था। मैं इस वुओन से कभी मिला तक नहीं था। मैंने उसे कैसे नाराज़ कर दिया? और बात यह थी कि मुझ पर निशाना साधना एक अलग बात थी, लेकिन उसने असल में सेरेना को भी टैग किया था। ये ऐसी चीज़ थी जिसे मैं एक समर्पित पति होने के नाते एक सेकंड के लिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मेरा अपना वेइबो अकाउंट तो था, हालांकि मैं खुद भी भूल गया था कि वो मौजूद है। मेरे फैंस की तो बात ही छोड़िए। मैंने पहले जो कुछ भी किया था वो सेरेना के वेइबो के जरिए ही किया था। ये पहली बार होगा जब मैं अपना खुद का अकाउंट इस्तेमाल करूंगा। मेरे फैंस आमतौर पर सेरेना के वेइबो पर ही एक्टिव रहते थे। खैर, मैंने अपना वेइबो प्रोफाइल पेज खोला और उन सभी फालतू डांस वीडियो को डिलीट कर दिया जो मैंने पहले पोस्ट किए थे। उन्हें तब तक डिलीट किया जब तक कि पेज पूरी तरह खाली नहीं हो गया।
तभी मैंने एक नया पोस्ट लिखा और सेंड बटन दबाया। लापरवाही से वुओन को टैग करते हुए लिखा, तुम्हें बैटल चाहिए? तो आ जाओ म्यूजिक गॉडफादर। सिर्फ कुछ सादे शब्द, लेकिन हर लाइन से तिरस्कार झलक रहा था। पोस्ट करने के बाद मैंने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसे ही कहते हैं क्लास। क्या उसने सच में सोचा था कि मैं कोई कमजोर इंसान हूं? छोटा, सटीक और बिल्कुल काट देने वाला। मैक्सिमम सार्काज्म। और वो आखिरी हाँ, एक परफेक्ट फिनिशिंग टच था। बहुत बढ़िया। ये सब करने के बाद मैंने अंगड़ाई ली और इस पूरी बात को दिमाग से निकाल दिया। अभी सुबह जल्दी का वक्त था और बहुत से नेटिजन्स अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, इस घटनाक्रम से बिल्कुल बेखबर। यहां तक कि वुओन, जो पिछली रात बहुत देर तक जागा था, उसे भी अंदाजा नहीं था कि मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। सुबह के 9 बजे तक मेरा परिवार नाश्ते के लिए बैठ चुका था। तब तक ज्यादातर लोग भी उठ चुके थे। वीकेंड था और उन्हें बिस्तर पर लेटे रहने, अपने फ़ोन स्क्रॉल करने और रात भर जो कुछ भी ट्रेंड हुआ था उसे देखने की आदत थी। और तभी उन्हें वो वेबो पोस्ट मिला जहां मैंने रिप्लाई किया था। एक साथ उनकी नींद भरी आंखें चमक उठीं। एंजॉय करने के लिए नया ड्रामा मिल गया था। नेटिजन्स ने उत्सुकता से पोस्ट को टैप करके खोला और वो तीखा जवाब पढ़ा। पल भर में उनकी नींद पूरी तरह उड़ गई। ओह हेलो, जेम्स रिवर्स में तो काफ़ी आग है। उन्हें ये पसंद आया। एक के बाद एक नेटिजन्स इसमें शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई, खासकर मेरे और सेरेना के फैंस की। जैसे ही उन्होंने मेरा बेपरवाह अंदाज और शब्द देखे, वे समर्थन में मेरे पीछे लामबंद हो गए। सुबह 11 बजे तक वुओन, जो अभी अभी जागा था, उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि पोस्ट पहले ही ट्रेंडिंग चार्ट्स पर पहुंच चुका है। मेरे घमंडी और बेपरवाह शब्दों को देखकर वुओन ने एक ठंडी हंसी हंसी। इस राउंड के म्यूजिक का स्टाइल उसकी स्पेशलिटी थी। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे धूल चटा देगा। बस इसके बारे में सोचकर ही वुओन को अपनी जीत का एहसास होने लगा। ये अच्छी बात थी कि जेम्स रिवर्स ने चैलेंज स्वीकार कर लिया था। अगर वो नहीं करता तो वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब चीज़ें परफेक्ट थीं। इस राउंड के ख़त्म होने के बाद जेम्स रिवर्स की जो लोकप्रियता थी वो पूरी तरह उसकी हो जाएगी। उसके बाद वो एक बार फिर वही अछूत म्यूजिक गॉडफादर बन जाएगा जो वो हमेशा से था। वुओन बहुत जोश में था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और अपनी चालें चलनी शुरू कर दीं। अब बस इतना बाकी था कि शांगशी एंटरटेनमेंट इस बात पर राजी हो जाए कि क्या वे उसके गाने का इस्तेमाल करेंगे। वुओन को 100% यकीन था कि वे मान जाएंगे। आखिर उसकी काबिलियत खुद गवाही देती थी। अतीत में एंटरटेनमेंट कंपनियां हमेशा उसके पास गाने के लिए आती थीं। अब वो खुद चलकर जा रहा था और अपना एक स्थापित गाना ऑफर कर रहा था। अगर वे उसे मना कर देते तो ये चौंकाने वाला होता। अगर मुझे पता होता कि वुओन अभी क्या सोच रहा है तो मैं जोर से हंस पड़ता। इस बेचारे आदमी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना असल में किससे है। दोपहर 1 बजे शांगशी एंटरटेनमेंट ने जवाब दिया। जैसा कि उम्मीद थी, वे वुओन के प्रपोजल पर सहमत हो गए थे। एक ज़माने का मशहूर सॉन्ग राइटर अपना काम मुफ्त में ऑफर कर रहा था। उसे ठुकराना बेवकूफ़ी होती। बेशक ये सब इस धारणा पर आधारित था कि मेरा उनके लिए लिखने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं याओ अन्यू के लिए गाना लिखने को तैयार होता तो वे बिना सोचे समझे वुओन को छोड़ देते। आखिर कोई भी बेवकूफ़ नहीं था। अभी मेरी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस लहर का फ़ायदा न उठाना पागलपन होता और मेरा पिछला रिकॉर्ड इसका सबूत था। मेरा हर एक गाना हिट हुआ था। जब याओ अन्यू को कंपनी से नोटिफिकेशन मिला तो वो प्रैक्टिस कर रही थी। सेरेना के प्रतिद्वंद्वी के रूप में होने के कारण उस पर दबाव बहुत ज़्यादा था। जब उसने सुना कि कंपनी ने वुओन का गाना स्वीकार कर लिया है तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक गाना था और वो कल पूरे दिन उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। याओ अन्यू नाखुश होकर जवाब मांगने कंपनी गई। आखिर उन्होंने उसकी सहमति के बिना बदलाव किया था, बस खुद ही उसके लिए फैसला ले लिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने उसे जो कारण दिए वो उनके खिलाफ बहस नहीं कर सकी। पहला, इसमें कोई शक नहीं था कि वुओन का गाना उस गाने से वाकई बेहतर था जिसकी वो प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरा, ऑनलाइन चर्चा काफ़ी बढ़ गई थी। यह कॉम्पिटिशन सिर्फ सेरेना और याओ अन्यू के बीच का मुकाबला नहीं था। ये उनके पीछे के सॉन्ग राइटर्स, वुओन और मेरे बीच का आमना सामना भी था। नए गाने के फिनाले के पहले राउंड ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। शांगशी एंटरटेनमेंट इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वुओन के गाने का इस्तेमाल करके उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। और बस इसी तरह माओ अन्यू की पर्सनल फीलिंग्स बेमतलब हो गईं। मेओ अन्यू समझ तो गई थी बेशक, लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर एक उदासी महसूस हुई। ऐसा नहीं था कि वो वुओन के गाने को कमतर समझती थी। वो बस किसी और के फ़ायदे के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहती थी। इससे उसे अनचाहे में सेरेना के लिए ईर्ष्या महसूस हुई। ऐसा लगता था जैसे सेरेना की वापसी के बाद से उसने हमेशा मेरे गानों या अपने गानों पर ही परफॉर्म किया था, और कभी भी यिंग हाई एंटरटेनमेंट की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी कि उन्होंने कभी उस पर दबाव डाला हो।
मेयो अन्यू को इसके बारे में बस एक पल के लिए सोचने की जरूरत थी और वो समझ गई कि इसका मतलब क्या होता है जब कोई आपके सपोर्ट में खड़ा हो। तो तुम्हारा और वोन का मुकाबला तय हो गया है। शाम तक ही सेरेना ने आखिरकार वेबो पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे। वो आमतौर पर इन चीज़ों पर बहुत कम ध्यान देती थी। इस बार मिस क्लेयर के साथ फ़ोन पर बात करने के बाद ही उसे पता चला कि किसी ने वाकई मुझे एक फॉर्मल चैलेंज दिया है। सेरेना के चेहरे पर घबराहट देखकर मैंने रिलैक्स्ड स्माइल के साथ कहा, हाँ, कोई खुद मेरे दरवाजे पर लड़ाई ढूंढते हुए आया है। इसे स्वीकार न करना सही नहीं होता, है ना? लेकिन तुमने अभी तक कोई गाना नहीं लिखा है। हम क्या करेंगे? मेरे कैजुअल एटीट्यूड के उलट सेरेना चिंता से भरी हुई थी। वो ये भी जानती थी कि वुअन वाकई इस स्टाइल की कंपोजिशन में माहिर था, और आज दोपहर को ही मैं गाने को लेकर माथे पर बल लिए बैठा था। मैंने द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट नीचे रखी जिस पर मैं काम कर रहा था, और सेरेना को भरोसा दिलाने के लिए जल्दी से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, क्या तुम्हें अपने खुद के पति पर भरोसा नहीं है? मेरे ऐसा कहने के बाद भी सेरेना थोड़ी चिंतित थी। अगर बात सिर्फ उसके अपने कॉम्पिटिशन की होती तो उसे परवाह नहीं होती कि वो जीते या हारे। लेकिन अब ये पूरा मामला ऑनलाइन फैल चुका था और ये मैच पूरी तरह से मेरी रेप्यूटेशन से जुड़ा था। सेरेना ने एक पल के लिए चुपचाप सोचते हुए अपने होंठ भींचे। फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं जैसे उसे कोई अच्छा आइडिया आया हो। सेरेना को शांत होते देख मैं वापस द आउटकास्ट लिखने लगा। सच कहूं तो मैं खुद भी थोड़ा चिंतित था। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि रात 9 बजे तक कौन सा गाना इस कॉम्पिटिशन को जीत सकता है। मेरी बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए छोटी लिली सो गई। मैं बस लेटने ही वाला था जब मैंने बिस्तर के दूसरी तरफ लेटी सेरेना को देखा। वो सावधानी से उठी, मेरी तरफ उंगली से इशारा किया जैसे वो कुछ छिपा रही हो, और फिर चुपचाप बेडरूम से बाहर चली गई। थोड़े कन्फ्यूजन के बाद मेरी आंखें अचानक चमक उठीं। मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपने ख्यालों को और आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर छिपी हुई एक्साइटमेंट जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं चादर से बाहर निकला और दबे पांव उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने धीरे से अपने पीछे बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और सेरेना को पहले से ही सोफे पर बैठे देखा। वो मुझे बुला रही थी। मैं दौड़कर गया और सोफे पर उसके ठीक बगल में बैठ गया। मैं उसकी तरफ मुड़ा, दिल तेजी से धड़क रहा था, और फिर हिम्मत करके मैंने उसकी पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ डाला। सेरेना तुरंत जम गई। तुम क्या कर रहे हो? उसके गालों पर गुलाबी रंग छा गया। सेरेना ने धीरे से विरोध किया और मेरे इधर उधर घूमते हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी वहीं जम गया। क्या तुमने ही मुझे यहां बाहर नहीं बुलाया था? मैं और क्या सोचता? सेरेना ने मुझे आंखें दिखाईं, लेकिन मेरी उस हाथ को हटाने की कोई कोशिश नहीं की जो अभी भी उसकी कमर पर टिका हुआ था। इसके बजाय उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें यहां प्रेरणा खोजने में मदद करने के लिए बुलाया था। तुम आखिर क्या सोच रहे थे? प्रेरणा? मैं उसी पल गायब हो जाना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि मैंने वाकई स्थिति को गलत समझ लिया था, क्योंकि उसने देखा कि सेरेना ने अपने फ़ोन पर एक हॉरर फिल्म सर्च की थी और अब उसे टीवी पर कास्ट कर रही थी। तो उसने मुझे हॉरर मूवी देखने के लिए बाहर बुलाया था। ठीक है, मैं पूरी तरह फुस हो गया। मुझे लगा था कि मेरा मौका आखिरकार आ गया है। सेरेना ने वॉल्यूम कम किया और फिर मेरे चेहरे पर छाई घोर निराशा को ताड़ लिया। वो जोर से हंस पड़ी और मेरी कमर पर एक हल्की सी चुटकी ली, लेकिन फिर अपना शरीर सीधा मेरी बाहों में टिका दिया। मैंने अपना सिर खुजलाया। खैर, ये भी इतना बुरा नहीं था। इसलिए मैं सेरेना को अपनी बाहों में समेटे वैसे ही बैठा रहा और हमने हॉरर फिल्म देखना शुरू किया। फिल्म वाकई बहुत डरावनी थी। आप बता सकते थे कि सेरेना ने इसे बहुत सावधानी से चुना था। मेरा दिल मजबूत था और मैंने शायद ही कोई रिएक्शन दिया, लेकिन आधी फिल्म होते होते सेरेना लगभग एक गेंद की तरह सिमट गई थी, मुझसे चिपकी हुई थी और मुझे छोड़ने से इनकार कर रही थी। खासकर उस पल जब लाल कपड़ों वाली महिला भूत अचानक स्क्रीन पर आई। कहीं से डरावना म्यूजिक बजने लगा और इसने सेरेना को इतना डरा दिया कि उसने अपना चेहरा सीधे मेरे सीने में छिपा लिया। वो अब और देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और उसे तसल्ली दी। ये सब नकली है, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। अगर तुम नहीं देख सकती तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेरेना मेरे और करीब आ गई और अपना सिर हिलाने लगी। उसकी आवाज़ लगभग रोने जैसी हो गई थी। नहीं, मुझे ये हिस्सा खास तौर पर देखना है। ये बस थोड़ी देर के लिए डरावना होगा। मैं मुस्कुराया और उसे समझाने की कोशिश बंद कर दी। मैं स्क्रीन देखता रहा और मुझे वाकई लगा कि कुछ प्रेरणा मुझे मिलने लगी है। स्क्रीन पर लाल कपड़ों वाली भूतनी एक उदास और खोखली हंसी हंस रही थी। फिर उसकी आकृति गायब हो गई और अचानक उसके चेहरे का क्लोजअप दिखाई दिया। सेरेना ने उसी पल स्क्रीन की तरफ एक और नज़र डाली और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वो पूरी तरह से मेरी बाहों में गिर गई, हल्का कांपते हुए। उसने उसे वाकई डरा दिया था। जेम्स रिवर्स, क्या तुम्हें तुम्हारी प्रेरणा मिल गई? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, कंपाती हुई। मैंने अपने सीने में एक गर्माहट महसूस की।
मैंने अपनी बाहों में उस कोमल वजन को थोड़ा और करीब खींचा और टीवी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। कमरा तुरंत शांत हो गया। मिल गई, मिल गई। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने टीवी बंद कर दिया है। मैंने धीरे से सेरेना की पीठ थपथपाई। मेरी आवाज़ नरम और गर्म थी, जैसे अपने सीने से चिपकी एक डरी हुई छोटी पत्नी को शांत कर रहा हूं। क्या तुम्हें सच में मिल गई? मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने धीरे से सेरेना के ढीले हुए बालों को सहलाया। सच में? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं एक पप्पी हूं। तभी सेरेना ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें धुंधली और थोड़ी नम थीं, साफ तौर पर अभी भी उस डर से सहमी हुई थीं। उसने ठीक मेरे सामने मेरे चेहरे को देखा और एक बार फिर पूछा, सच में? मैंने सिर हिलाया, उन गुलाबी होठों की ओर देखते हुए जो मेरे बहुत करीब थे। मेरा दिल पूरी तरह स्थिर और शांत था। कल सुबह मेरी प्यारी पत्नी को एक बिल्कुल नया तैयार गाना सुनने को मिलेगा। हॉरर माहौल और त्रासदी का हर एक तत्व इसमें होगा। मेरी सौम्य और दृढ़ नज़र को देखकर सेरेना ने आखिरकार मेरा विश्वास कर लिया। उसने एक छोटा सा हाँ कहा, फिर उसने एक बार फिर अपना चेहरा मेरी बाहों में रगड़ा और आखिरकार उनसे बाहर निकली। मैंने अपने सीने पर उस गीले धब्बे को देखा। मुझे हंसी भी आ रही थी और लाचारी भी महसूस हो रही थी। ये महिला दिन ब दिन एक छोटे बच्चे की तरह होती जा रही थी। ठीक है, जाओ थोड़ी नींद लो, मैं जाकर ये पजामा बदल लेता हूँ। मैंने एक बार फिर सेरेना के बालों को सहलाया, लेकिन इस बार मेरी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी। जैसे ही सेरेना ने सुना कि मैं जा रहा हूँ, वो तुरंत वापस मेरी तरफ चिपक गई, अपनी दोनों बाहें मेरी बाहों में डाल लीं और मुझे कसकर पकड़ लिया। मत जाओ। उसकी आंखों में छिपी घबराहट, डर और शर्म ने एक के बाद एक मुझ पर असर किया, जिससे मैं पल भर के लिए सुन्न रह गया। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण नहीं थी। जो मायने रखता था वो थी मेरी बाह पर दबाव डालती वो कोमल गर्माहट, जिसने मेरे दिल की धड़कनें एक के बाद एक कई बार बढ़ा दीं। मैंने धीरे से एक सूखी खांसी ली। जब वो पहले मेरी बाहों में थी तो मैंने इसे इस तरह महसूस नहीं किया था, लेकिन किसी तरह अब मैं इसे पूरी तरह महसूस कर रहा था। मैं बस इतना कह सकता था कि लिली वाकई खुशकिस्मत है कि वो उसके पास है, लेकिन मुझे वाकई कपड़े बदलने की ज़रूरत थी। बस एक पल, मैं अभी वापस आता हूँ। सेरेना के शहर जाने से पहले उन दोनों के बीच एक तरह का अनकहा समझौता हो गया था। कपड़े बदलते समय वे एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे और बाथरूम में अकेले कपड़े बदलते थे। अब जब सेरेना वापस आ गई थी, चीज़ें वैसी ही थीं। सेरेना का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। वह बस मुझे जिद से देखती रही। ठीक है, मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन जो मैं कहने वाला था उसे रोक लिया और सेरेना को अपने साथ बेडरूम में वापस ले आया। इस बार मैंने बेडरूम में ही अपना पजामा बदला। रात की हल्की धुंध में मैं देख सकता था कि सेरेना की आंखें चमक रही थीं। उस रात मैं सेरेना को अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। हम दोनों गहरी नींद सोए। जब अगली सुबह सेरेना की आंख खुली तो पिछली रात की याद उसके दिमाग में आई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह इतनी साहसी कब से हो गई? सेरेना के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा महसूस हुआ था। उसने लिली के छोटे गाल पर एक प्यारा सा किस किया, बिस्तर से उतरी और दबे पांव चुपचाप बेडरूम से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, किचन से खाने की खुशबू आने लगी। सेरेना ने सूंघा, उसे स्टीम्ड एग की महक आई। पहले अपना चेहरा धो लो, फिर थोड़ी देर में लिली को नाश्ते के लिए जगा देना। मैं अभी किचन से एक डिश बाहर लेकर आया था और देखा कि सेरेना पहले ही उठ चुकी है। मैं मुस्कुराया और कहा। सेरेना ने जवाब में सिर हिलाया। नाश्ते के बाद मैं किचन में बर्तन धो रहा था और सेरेना पास में खड़ी मदद कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार मुझ पर ही पड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिन ब दिन एक हाउसवाइफ की तरह बनता जा रहा हूं। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। मैंने अभी बर्तन रखना खत्म ही किया था कि मेरी नज़र ऊपर गई और मैंने सेरेना को ख्यालों में खोया हुआ पाया। फिर मैंने अचानक कहा और मेरी बातों ने सेरेना के विचारों को झटके से वापस खींच लिया। उसने मुझे अपने हाथ में पकड़े चॉपस्टिक्स नीचे रखते हुए देखा। फिर मैं दौड़कर बगल वाले कमरे में गया जिसे मैंने पहले ही एक स्टडी में बदल दिया था। जब मैं वापस बाहर आया तो मेरे हाथ में मैन्यूस्क्रिप्ट पेपर की 2 शीट्स थीं और चेहरा मुस्कान से भरा था। यहाँ देखो, जो मैंने कल रात तुमसे वादा किया था। मैं किचन में गया और मैन्यूस्क्रिप्ट पेपर सेरेना की तरफ बढ़ा दिया। कल रात की हॉरर फिल्म बेकार नहीं गई और न ही मेरी प्यारी पत्नी की मेहनत। ये गाना मुझे ठीक उसी समय सूझा जब मैंने फिल्म में वो सीन देखा था। सेरेना का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जैसे ही मैंने ये कहा, कल रात का वो सीन उसकी यादों में ताज़ा हो गया। उसने पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। अंदर लिरिक्स का सिर्फ एक पेज था और गाने का टाइटल सिर्फ एक अक्षर का था। सेरेना थोड़ी हैरान होकर रुकी। उसे समझ नहीं आया कि इस तरह का टाइटल किसी दुखद थीम या हॉरर स्टाइल के माहौल से कैसे जुड़ सकता है। फिर उसने आगे पढ़ना जारी रखा और सिर्फ पहली कुछ लाइनों के बाद ही सेरेना की पूरी बॉडी पर रोंगटे खड़े हो गए। माघ महीने का 18वां दिन, एक शुभ दिन।
हर चीनी इंसान जानता था कि माघ का 18वां दिन शादियों का दिन नहीं होता। ये दिन मातम और अंतिम संस्कार से जुड़ा था, और फिर भी लिरिक्स इसे एक शुभ दिन बता रहे थे। सेरेना ने थूक गटका। अचानक कल रात की लाल कपड़ों वाली भूतनी की इमेज उसके दिमाग में कौंधी, तो ये गाना उसके नजरिए से था। सेरेना लिरिक्स छोड़कर शीट म्यूजिक की तरफ बढ़ी। उसने बस एक पल के लिए ही देखा था कि उसकी बॉडी में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसने मेरी तरफ देखा, डरी हुई, मैं इसे नहीं गा पाऊंगी। उसकी आवाज थोड़ी दयनीय थी। मैंने 2 बार अपना गला साफ किया और जल्दी से उसे भरोसा दिलाया, कोई बात नहीं, अगर ये वाकई काम नहीं करता है तो ठीक है, हम इस गाने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। और छोटी लिली, यहां तक कि कंपटीशन भी उसके बाद आता है। मेरी बात सुनकर सेरेना ने खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय लिया। उसने धीरे से कहा, मेरा वो मतलब नहीं था, बस बात यह है कि मैं थोड़ी डरी हुई हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तभी मुझे समझ आया, ऐसा नहीं था कि सेरेना इस तरह का गाना नहीं गा सकती थी। वो अभी भी कल रात की हॉरर फिल्म से सहमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई हॉरर फिल्मों से बहुत डरती है। ये एहसास होते ही मुझे गर्माहट की एक लहर महसूस हुई। सेरेना जितनी डरी हुई थी, फिर भी उसने खुद इसे देखने की पहल की थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं गाना लिखने के लिए प्रेरणा खोज सकूं। मैंने सेरेना के बाल सहलाए, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इस कंपटीशन के हर कदम पर। सेरेना ने अपना सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। मुझे अचानक एक एहसास हुआ, क्या इस महिला ने ये सब जानबूझकर कहा था ताकि मैं उसके पास रहूं? उसी दोपहर परिवार ने अपना सामान पैक किया, मिस क्लेयर और मिया से संपर्क किया और शहर की ओर चल दिए। शहर पहुंचने के बाद मुझे लगने लगा कि शायद मैं उस बारे में गलत था, क्योंकि सेरेना के वापस आने के बाद मैं पूरे दिन में उसे मुश्किल से 2 बार देख पाता था। सेरेना अपना लगभग हर जागता हुआ घंटा यिंघाई एंटरटेनमेंट के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गुजारती थी। सेरेना ने खुद को इतनी मेहनत करने के लिए इसलिए मजबूर किया क्योंकि हर बार जब वो किसी और के साथ मेरे चैलेंज के बारे में सोचती थी, तो वो गाने को बस थोड़ा और बेहतर बनाने की चाहत को रोक नहीं पाती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं इसके बारे में कुछ भी कहूं, इसलिए मैं सिर्फ अपनी तरफ रह सकता था और द आउटकास्ट की स्क्रिप्ट पर काम करना जारी रख सकता था। वक्त तेजी से बीत गया। किसी को पता चलता उससे पहले ही न्यू सॉन्ग फिनाले का पहला राउंड आ गया। इस फिनाले को लेकर एक्साइटमेंट पिछले किसी भी राउंड से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि इस नए गाने के फिनाले में न केवल 2 बहुत मशहूर अनुभवी जजों को रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया था, बल्कि इसमें म्यूजिक गॉडफादर वोन और मेरे बीच का चैलेंज भी शामिल था, जिसका मतलब था कि ये पूरी तरह कहानियों से भरा था। उस शाम 8 बजे सिटी स्टेडियम के दरवाजे खुले। लोगों की कई कतारें लंबी ड्रैगन की तरह फैली हुई थीं। स्टेडियम में दाखिल होते समय हर चेहरे पर उत्सुकता और इंतजार के भाव थे। मैं उन्हीं लंबी लाइनों में कहीं था, सिर झुकाए, फेस मास्क पहने, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं देख सकता था कि कई दर्शकों के हाथ में वास्तव में मेरे नाम के फैन साइन थे। लिली इस बार मेरे साथ नहीं आई थी। वह मिस क्लेयर के साथ अपार्टमेंट में ही रुक गई थी। उस शाम 9:30 बजे तक सभी दर्शक अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कॉम्पिटिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। स्टेज पर एक चैंपियन के लायक सिंहासन धीरे धीरे फर्श से ऊपर उठा। सिंहासन के बगल में लाइटों के नीचे एक क्रिस्टल माइक्रोफोन चमक रहा था। होस्ट चेन सुआ ने शालीन और नपे तुले कदमों से स्टेज पर कदम रखा। उसने माइक्रोफोन उठाया। उसकी मुस्कान गर्म और उज्ज्वल थी जब उसने दर्शकों की ओर देखा। न्यू सॉन्ग फिनाले के स्टेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट चेन शुअर हूं। पिछले एपिसोड्स के कठिन एलिमिनेशन राउंड्स के बाद न्यू सॉन्ग आखिरकार अपने फिनाले के पहले राउंड में पहुंच गया है। आइए सबसे पहले हम अपने फाइनलिस्ट्स सेरेना और मेयो अनियू को बधाई दें। इन 2 कंटेस्टेंट्स ने सिलेक्शन के एक के बाद एक राउंड में लड़ाई लड़ी है और आखिरकार इस चैंपियन स्टेज पर कदम रखा है। चेन सुआ ने भीड़ को बताया, जबकि उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन पर सेरेना और मेयो अनियू की फोटो के साथ उनके पिछले राउंड्स के गानों की झलकियां दिखाई जा रही थीं। उसने दर्शकों को स्क्रीन देखने का समय देने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया, फिर जारी रखा। लेकिन कॉम्पिटिशन निर्दयी है। चैंपियन सिर्फ एक ही हो सकता है। इस सिंहासन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति दावा कर सकता है। क्या ये सेरेना होगी जो ताज ले जाएगी या मेयो अनियू जो टॉप पर पहुंचेगी? आइए इंतजार करें और देखें। आगे कृपया जजों का तालियों के साथ स्टेज पर स्वागत करने में मेरा साथ दें। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, चारों जज रोशनी में नहाए हुए स्टेज के नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठे। मैंने भी स्क्रीन पर जजों के बारे में पढ़ने के लिए अपनी नज़र ऊपर की। जजों का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। 2 जाने पहचाने चेहरे, गाओयू और सुजियोएन, अभी भी वहीं थे। बाकी 2 चेन येसुन और लियो होइंग थे। मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि न्यू सॉन्ग के पास वाकई काफी पैसा आ गया है,
तभी वे इन दिग्गज नामों को लाने में कामयाब रहे। सच में इम्प्रेसिव। जैसे ही जज दिखाई दिए, पूरा वेन्यू तालियों से गूंज उठा। दर्शक एक्साइटमेंट से भरे थे। जिस फिनाले का उन्हें इतनी देर से इंतजार था, वो आखिरकार आ गया था। उनके लिए ये इवेंट उम्मीदों से भरा था, हर एंगल से एक बड़ा मुकाबला। दो शानदार फीमेल आर्टिस्ट्स एक ही स्टेज पर आमने सामने थीं, और उनके पीछे के दो सॉन्गराइटर्स के बीच तनाव और राइवलरी साफ दिख रही थी। आप इससे ज्यादा ड्रामे की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अभी भी नीचे दर्शकों की सीटें लगभग दो विरोधी राज्यों जैसी लग रही थीं। बीच में एक साफ डिवाइडिंग लाइन थी। पूरी दाईं ओर सेरेना के फैंस भरे हुए थे, जो बैनर लहरा रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे। पूरी बाईं ओर मियाओ अनियू के फैंस थे, जो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनकी लाइट स्टिक्स हवा में जोर जोर से लहरा रही थी और वे बिना रुके नारे लगा रहे थे। मैंने मुड़कर देखा और अपने होंठ भींच लिए। उन बैनरों में से एक के कोने में मेरा अपना नाम भी लिखा था। हालांकि मेरा नाम इतना छोटा लिखा था कि जब तक आप ध्यान से न देखें वो बमुश्किल ही दिखता। काफी अजीब था। मुझे जो पता नहीं था वो ये कि उस बैनर पर मेरा नाम मूल रूप से था ही नहीं। वो बैनर सेरेना की नंबर 1 फैन जियो होंग ने पर्सनली बनाया था, जिसमें फैंस की एक पूरी फौज ने साथ मिलकर इसे तैयार किया था। लेकिन जब वे इसे बना रहे थे तो उनमें से एक कॉलेज स्टूडेंट फैन ने जोर दिया था कि मेरा नाम भी जोड़ा जाए। जियो होंग के पास कोई चारा नहीं था। वो शियाइंग नाम के इस फैन की बात मान गई और कोने में मेरा नाम जोड़ दिया। लाइव ऑडियंस के अलावा हर बड़े लाइव स्ट्रीम में भी भारी भीड़ थी। न्यू सॉन्ग के ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम में तो एक समय बफरिंग भी होने लगी थी। रेंचा ने जल्दी से टेक्निकल स्टाफ से कई एडिशनल डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग चैनल खुलवाए और तभी चीजों को मुश्किल से संभाल पाए। रेंचा ने अपने माथे से घबराहट का पसीना पोंछा। उन्हें याद आया कि आखिरी बार लाइव स्ट्रीम में ऐसा तब हुआ था जब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का पिछला किंग पहली बार लाइव आया था। लेकिन इस पल लाइव स्ट्रीम और वेन्यू के शोर के बिल्कुल उलट स्टेज के पीछे का हिस्सा एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहां तक कि इधर उधर घूम रहे स्टाफ की हरकतें भी अनजाने में धीमी हो गई थीं। इस अजीब और बेचैन करने वाले माहौल की वजह कोई और नहीं बल्कि सेरेना थी, जो वैनिटी मिरर के सामने बैठी थी और एक मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार कर रहा था। ड्रेसिंग एरिया के दूसरी ओर मियाओ अनियू एक ब्लैक इवनिंग गाउन में खड़ी थी और उलझन भरे एक्सप्रेशन के साथ सेरेना को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। आज की थीम साफ तौर पर ट्रेजेडी और हॉरर माहौल की थी। तो फिर सेरेना ने ये चटक लाल रंग का ब्राइडल गाउन क्यों पहना था? सिर्फ मियाओ अनियू ही नहीं थी जिसे समझ नहीं आ रहा था। पूरे कमरे में किसी को समझ नहीं आ रहा था। इतने उत्सव वाले कपड़े आज के कीवर्ड से कैसे जुड़े हो सकते थे? सेरेना आईने के सामने शांत बैठी थी। उसका दिल बिल्कुल स्थिर था। वो उस मानसिक स्थिति को खोजने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में मैंने उसे ये गाना सिखाते समय बताया था। चेहरा गंभीर, आंखें खाली, फिर भी उनमें दुख की एक झलक। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि ये गाना गाते समय बेहतर होगा कि वो पलकें न झपकाए। सेरेना को ये सब याद था। ये मुश्किल था, लेकिन जब तक मैंने कहा था वो इसे अच्छी तरह से करेगी। स्टेज पर सामने होस्ट ने दोनों कंटेस्टेंट्स को आगे बुला लिया था। स्टाफ ने इस समय दोनों को चुपके से सूचित किया। सेरेना ने खुद को संभाला, खड़ी हुई और मियाओ अनियू के साथ धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ी। ठीक उसी पल स्टेज की सारी लाइटें धीमी हो गईं और सिर्फ 2 स्पॉटलाइट उन दोनों पर गिरी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, नीचे दर्शकों की ओर से एक साथ हैरानी भरी आवाजें आईं। सबकी आंखें फटी रह गईं। लोग सेरेना को देख रहे थे, अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उनमें से कुछ ने तो अपनी आंखें मली, उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा था वो थी सेरेना और उसका असाधारण लुक। सिर पर एक फिनिक्स ताज और लहराता लाल घूंघट, एक चटक लाल ब्राइडल गाउन में सजी हुई। स्पॉटलाइट में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बयान करना मुश्किल था, और फिर भी ये आज की थीम के बिल्कुल उलट था। इसके विपरीत अपने ब्लैक इवनिंग गाउन में मियाओ अनियू एक गंभीरता और सादगी का एहसास दे रही थी जो आज के कीवर्ड के ज्यादा करीब थी। हर कोई हैरान था, सेरेना लाइव स्ट्रीम के अंदर ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आएगी? स्तब्ध सन्नाटे के एक छोटे पल के बाद कमेंट स्ट्रीम में बाढ़ आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं सपना देख रहा हूं? सेरेना क्या कर रही है? समझ नहीं आ रहा। क्या सेरेना और जेम्स रिवर्स ने हार मान ली है? क्या वे वेडिंग मार्च गाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, लगता है वो न आखिरकार सही था। जेम्स रिवर्स वाकई सिर्फ भीड़ को खुश करने वाला इंसान है। देखो, उसने बिना कोशिश किए ही खुद को एक्सपोज कर दिया। कंपटीशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम अभी से क्यों भौंक रहे हो? शायद कोई ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट? अगर यह आउटफिट किसी ट्विस्ट की ओर ले जा सकता है तो मैं 10 पाउंड खा जाऊंगा, एक और मुफ्त खाने की तलाश में। लेकिन ब्राइडल गाउन में सेरेना वाकई लाजवाब लग रही है। जेम्स रिवर्स, तुम बदमाश हो, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो।
स्टेज पर होस्ट चेन श्वेर ने दोनों कंटेस्टेंट्स के साथ कंपटीशन से पहले के सामान्य सवाल जवाब किए, लेकिन उसने चाहे जो भी पूछा, सेरेना का हर बात का जवाब सिर्फ एक शब्द था, सीक्रेट। इसने चेन सुआ को पूरी तरह लाचार कर दिया। वो खुद भी वाकई उत्सुक थी। सेरेना और जेम्स रिवर्स आखिर क्या छिपा रहे थे? दर्शकों के बीच वुओन, जो बेशक जल्दी आ गया था और अपनी सीट ले चुका था, जब उसने देखा कि सेरेना ने क्या पहना है तो वो लगभग जोर से हंस पड़ा, जैसे उसने हार मान ली हो। ये भी उन्हें बचाने के लिए काफी नहीं होगा। वुओन की आंखों में एक मजाक भरी मुस्कान थी। उसने इस कंपटीशन के लिए खास तौर पर एक डरावनी और दुखद धुन वाला गाना बड़ी मेहनत से तैयार किया था। कंपटीशन से पहले का इंटरव्यू सेगमेंट। स्टेज का हिस्सा अब खत्म हो चुका था। मियाओ अन्यू पहले परफॉर्म करने वाली थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वुओन वाकई हुनरमंद था। म्यूजिक गॉडफादर का खिताब उसे बेवजह नहीं मिला था, और मियाओ अन्यू ने गाने के अंदर छिपे गहरे अर्थों को बाहर लाने का बहुत ही खूबसूरत काम किया था। चाहे लिरिक्स हों या उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मियाओ अन्यू की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उसे दर्शकों के बड़े हिस्से से खूब तारीफें मिली। कंपटीशन आगे बढ़ा। स्टेज की लाइटें पूरी तरह बंद हो गईं। एक अकेली स्पॉटलाइट में कैद सेरेना धीरे धीरे और बिना किसी जल्दबाजी के स्टेज पर आई। रोशनी के नीचे उसके एक्सप्रेशन उसकी ड्रेस से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। उसने शादी का सबसे खुशनुमा जोड़ा पहना था, फिर भी उसके चेहरे पर खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। एक खोखलापन और मौत जैसा सन्नाटा, खासकर उसकी आंखें जो आमतौर पर इतनी साफ और चमकदार होती थीं, अभी वे बिल्कुल खाली और बिना किसी फोकस के सामने की ओर देख रही थीं। स्टेज के धुंधलके में वो बस खामोशी से खड़ी रही। दर्शकों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। कोई म्यूजिक नहीं, कोई इंट्रो नहीं। पूरे दर्शकों ने अपनी सांसें थाम लीं। उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन पर पूरी तरह सन्नाटा था। गाने का टाइटल धीरे धीरे सामने आया। सेरेना द्वारा परफॉर्म किया गया और मेरे द्वारा लिखा और कंपोज किया गया। जैसे ही गाने का टाइटल सामने आया, चाहे लाइव स्ट्रीम हो या लाइव ऑडियंस, हर कोई अचानक उलझन में पड़ गया। ये खुशी और प्रसन्नता का शब्द था। उन्होंने अचानक इसे पहचानना कैसे बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वे शब्द को नहीं पहचानते थे, बात ये थी कि वे बस इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक गाना जिसका नाम जॉय, खुशी था, वो इस पल यहां क्यों दिख रहा था? सिर्फ मैं ही था जो स्टेज पर सेरेना को देखते हुए लंबी और धीमी सांस ले रहा था। सेरेना के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन अभी था वो बिल्कुल परफेक्ट था। उसने मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े कर दिए। जॉय, जिसे मूल रूप से दूसरी दुनिया में डोनी जडोनी ने लिखा और परफॉर्म किया था, जब वो उस वक्त सामने आया था तो उसने पूरे इंटरनेट पर चर्चा छेड़ दी थी। एक ऐसा गाना जिसने अनगिनत सुनने वालों की रूह कंपा दी थी। और अब सेरेना इस गाने के शुरुआती माहौल को पूरी परफेक्शन के साथ जी रही थी। उसी पल म्यूजिक बजना शुरू हुआ। दर्शकों की आंखें अचानक चमक उठीं। यहां तक कि स्टेज पर मौजूद जजों की आंखों में भी साफ तौर पर हैरानी दिख रही थी। वह एरहू और पीपा थे। एरहू जैसे रो रहा था और पीपा सिसक रहा था। जैसे ही धुन सुनाई दी, हवा में दुख भर गया। कमरे की हर आंख बिना पलक झपकाए स्टेज पर खड़ी सेरेना पर टिकी थी। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था जॉय नाम का गाना इतने गहरे दुख के साथ क्यों शुरू हुआ। फिर गुजंग भी शामिल हो गया, जिसके बाद बैंगजी परकशन की तेज और जरूरी चोट हुई। स्टेज पर सेरेना की खाली आंखें उठीं, उसकी नजर धीरे धीरे दर्शकों पर घूमने लगी और उसकी आवाज शुरू हुई। खूबसूरत, वाकई खूबसूरत। लेकिन यह पॉप म्यूजिक में बुनी हुई पारंपरिक ओपेरा वोकल तकनीक थी। दर्शकों को अपने पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक एक सिहरन महसूस हुई। उनकी त्वचा के हर इंच पर रोंगटे खड़े हो गए। ये जॉय, खुशी, ये प्राचीन चीन की एक घोस्ट मैरिज, मरे हुए लोगों की शादी थी। एक भी शब्द दुख की बात नहीं कर रहा था, एक भी शब्द डरावना नहीं था, और फिर भी हर लाइन एक ऐसे डर के साथ सीधे हड्डियों तक पहुंच रही थी जो गहराई में समा जाता था। ये एक ऐसा हॉरर था जिसे सिर्फ चीनी लोग ही वाकई महसूस कर सकते थे। लोक कथाओं के साथ चांदनी, लोक कथाओं के साथ घोस्ट मैरिज, यह किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। लाइव स्ट्रीम तुरंत पूरी तरह से फट पड़ी। लाइव ऑडियंस के उलट, जिन्हें सब कुछ अंदर दबाकर रखना पड़ता था, ऑनलाइन दर्शक वही कह सकते थे जो वे महसूस कर रहे थे। हे भगवान! जैसे ही वो आवाज आई, मैं कसम खाता हूं कि मेरे पीछे वाली अलमारी अभी हिली है। आधी रात का वक्त है, प्लीज ऐसा मत करो। ये वो हॉरर है जो हर चीनी इंसान की रूह में गहराई से बसा है। मैं तो पहले से ही कंबल के अंदर से सुन रहा हूं। मैं चुपके से कंबल का वो कोना वापस अंदर खींच रहा हूं जो बाहर निकला हुआ था। तुमने हॉरर मांगा था और इसने तो सीधे पाताल लोक पहुंचा दिया। क्या अब हम बस मजा नहीं कर सकते? गाना अच्छा है, इंसान अच्छा है या नहीं, मैं सच में नहीं कह सकता। इससे मेरी पीठ ठंडी पड़ गई है, पूरा शरीर सुन्न है,
पैर कमजोर हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, रूह कांप रही है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ऊपर वाले भाई ने एक पूरे मेडिकल एपिसोड का इतनी खूबसूरती से वर्णन किया। भाई तुम डरे हुए हो लेकिन फिर भी सुनना बंद नहीं कर सकते, अब क्या करोगे? सेरेना को कोई अंदाजा नहीं था कि लाइव स्ट्रीम कैसा रिएक्शन दे रही थी। वो पूरी तरह से गाने में डूब चुकी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, उंगलियां एक शानदार ऑर्किड जेस्चर में मुड़ी हुई थीं। वो शांत दुख में खोई हुई थी और उसने उसी बात पर मजबूती से अमल किया जो मैंने उसे बताई थी, पल के मत झपकाना। अगले ही पल म्यूजिक बदल गया। एक ड्रम बीट तेज हुई और पूरा गाना एक पल में तेज और जोशीला हो गया। सेरेना ने झटके से अपना सिर उठाया, आंखें सीधे दर्शकों पर टिक गईं। उसकी आवाज तेजी और तीव्रता के साथ बाहर निकली। दर्शकों में हर एक इंसान ने अनजाने में थूक गटका, डर के मारे, यहां तक कि मैं भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि सेरेना के इस गाने को गाने से इस तरह का एहसास पैदा होगा। ये डरावना था, जैसे कि वो खुद इस सब से गुजरी हो। पीपा फिर से बज उठा। सेरेना के एक्सप्रेशन डरावने और शोकाकुल थे। उसका शरीर धुन के साथ हल्का सा झूम रहा था। बड़े साहब साथ में हंसे। बड़े साहब बहुत खुश थे और काफी देर तक सोचने के बाद वे केवल एक बंजारे के दुख की धुन ही गुनगुना सके। वे मुस्कुराए और रोए। तुम पूछते हो कि वे कैसे मुस्कुराए और रोए, रोए और मुस्कुराए। तुम देखो कि वे मुस्कुराते हुए कैसे रोए। सबके कानों में अचानक चमकदार जश्न वाला संगीत गूंजने लगा। बैकग्राउंड स्कोर में शादी की रस्मों के मंत्रों के साथ मिलकर हर दिल शब्दों से परे रूह तक हिल गया था। जब सुओना सुओना बजता है तो हॉल सोने से भर जाता है। इसका मतलब या तो स्वर्ग जाना है या वेदी पर झुकना। वुओन की आंखें पूरे अविश्वास के साथ फटी रह गईं। जेम्स रिवर्स, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे उस रोग इंस्ट्रूमेंट, बदमाश वाद्ययंत्र को इस्तेमाल करने का क्या हक है? वो रोग इंस्ट्रूमेंट? वुओन घबरा गया, पूरी तरह घबरा गया। हर कोई जानता था ऐसी कोई रूह नहीं है जिसे एरहू विदा नहीं कर सकता और ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसे सुओना विदा नहीं कर सकता। इस गाने में एरहू और सुओना दोनों पश्चिमी वाद्ययंत्र कभी भी सुओना से निकलने वाली आवाज की नकल नहीं कर सकते थे। सब खत्म हो चुका था। वुओन के नाखून उसके अपने ही मांस में गहरे धंस गए। इस गाने में न केवल असाधारण बोल थे बल्कि इसका अरेंजमेंट भी अछूत था। पॉप म्यूजिक में ओपेरा स्टाइल की वोकल तकनीकों के साथ हर तरह के लोक तत्वों को पिरोया गया था। ये विस्फोटक था। टाइटल में जॉय, खुशी लिखा था, लेकिन गाना दुख के बारे में था और बोलों के भीतर एक गहरी रूह कंपा देने वाली दहशत की परतें थीं। सिर्फ वुओन ही नहीं घबराया था, लाइव स्ट्रीम का हर दर्शक भी घबरा गया था। अरे सेरेना, प्लीज पलक झपकाओ, प्लीज। हाँ, उसे पलक झपकाने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर वाला बंदा तो गया, मैं भी बस पहुंचने ही वाला हूं। जेम्स रिवर्स, तुम राक्षस हो। कला में रूह हो सकती है, लेकिन रूहों वाली वेदी नहीं होनी चाहिए। रुको, नहीं, ये तो वेडिंग हॉल है। हड्डियों तक को छू लेने वाली खूबसूरती। बस ये थोड़ा डरावना क्यों लग रहा है? मेरे हाथ के बाल देखो, स्टील की सुइयों से भी ज्यादा सीधे खड़े हैं। ओ भगवान, सेरेना, तुम पलक क्यों नहीं झपकाती? प्लीज मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि तुम कहीं पाताल लोक से इस जगह का प्रमोशन करने तो नहीं आई। अचानक मुझे अब जेम्स रिवर्स से जलन नहीं हो रही है। रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं घर पर अकेला हूं, लाइटें बंद हैं, अपने कंबल के नीचे छिपा हूं। क्या कोई और भी ऐसा महसूस कर रहा है? लेकिन लाइव स्ट्रीम के दर्शक चाहे कितनी भी मिन्नतें करें, सेरेना की आवाज बहती रही, उनके कंबल के अंदर तक रेंगती रही, सीधे उनके कानों में उंडेल दी गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा सेरेना की आवाज से भरा हुआ है। सेरेना खुद अब तक डर के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। वो वास्तव में और पूरी तरह से गाने के साथ एकाकार हो गई थी। सेरेना की आवाज धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ी। ऊंची आवाज वाला सुओना धीरे धीरे फीका पड़ता गया। उत्सव का संगीत ऐसे तैरता हुआ आया जैसे आसमान के दूर किनारे से लाया गया हो, लेकिन दर्शकों में हर कोई जानता था ये कोई खुशी का अवसर नहीं था। दर्शक खामोश हो गए। कहीं गहराई से उठती हुई एक हल्की शांत उदासी हर दिल पर छा गई। अगर पहले सुओना के बजने के पल ने लोगों को एक तरह के खौफ से भर दिया था, तो उत्सव के संगीत के साथ जुड़कर इस आखिरी सुओना ने लोगों को कहीं ज्यादा दुखद चीज से भर दिया। प्राचीन काल की अज्ञानता की त्रासदी, एक जीवित व्यक्ति का एक मृत व्यक्ति से बंध जाना, और वो भी अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत उम्र में। खासकर सेरेना के चेहरे के सूक्ष्म भाव, उसकी भौहों का बहुत हल्का सा सिकुड़ना, लाचारी का वो माहौल जो कफन की तरह उसके चारों ओर लिपटा था, और वे आंखें जो एक बार भी नहीं झपकी थीं। इन सभी एहसासों ने मिलकर दर्शकों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे उसी वेडिंग हॉल के अंदर खड़े हों और अपनी आंखों से इस भयानक दुखद दृश्य को देख रहे हों। जैसे जैसे संगीत शांत हुआ, लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की गति भी धीमी हो गई।
केवल मुट्ठी भर आवाजें रह गईं जो अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को व्यक्त कर रही थीं। सबसे खूबसूरत घोस्ट ब्राइड, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हर मुस्कान, हर शिकन, सब कुछ दुख है। हर आह, हर सांस, सब कुछ नियति का चक्र है। एक महान गाने को अनुभव करने का यही सही तरीका है। ये आपको सीधे उसके अंदर ले जाता है और लंबे समय तक आपके जहन में बसा रहता है। जिस पल वो सोना आया, मुझे पता था कि ये गाना कुछ अलग ही है। सेरेना बिल्कुल अविश्वसनीय थी। उसने इस गाने में पूरी तरह जान फूंक दी। तुम लोग राक्षस हो। आधी रात का वक्त है और मैं घर में अकेला हूं। ईथर जैसा संगीत आखिरकार पूरी तरह से ओझल हो गया। उसके साथ ही लाइटें भी धीमी हो गईं। लाल गाउन में सजी सेरेना अंधेरे में समा गई और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गई। इस पूरे तमाशे ने हर किसी को उसमें खोया हुआ छोड़ दिया था। डायरेक्टर रेंशा ने एक शांत सांस ली और अपनी आंख का कोना पोंछा। इस तरह की प्राचीन चीनी सांस्कृतिक परंपरा सिर्फ उनकी पीढ़ी के लोग ही इसे वाकई समझते थे। यह एक लाचार, अपरिहार्य तरह का दुख था। बैकस्टेज मियाओ अनियू थोड़ी हैरान सी खड़ी थी। उसने देखा कि सेरेना अभी भी उसी लाल गाउन में धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। सेरेना इस पल अभी भी पूरी तरह से गाने से बाहर नहीं आई थी। दुख अभी भी एक घूंघट की तरह उससे लिपटा हुआ था और मियाओ अनियू सिहरे बिना नहीं रह सकी। उसे भरोसा था कि उसका लुक सेरेना से कम नहीं है, लेकिन अभी सेरेना जो आभा ऑरा लेकर चल रही थी वो उसकी आभा से मीलों आगे थी। ये वो रूह है जो एक महान गाना उसे परफॉर्म करने वाले सिंगर को देता है। एक शुद्ध कलाकार के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान था। मियाओ अनियू ने एक शांत आत्महीन मुस्कान दी। वो न केवल खुद गाने में यह राउंड हार गई थी, बल्कि इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की गहराई में भी हार गई थी। लेकिन मियाओ अनियू ने जल्दी से अपनी मानसिकता बदली। उसने अपनी मुट्ठी शांति से भींच ली। ऐसी सेरेना से लड़ना ही उसके लिए और भी ज्यादा काबिलियत की बात थी। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा था। उसे ये भी विश्वास था कि वो और भी बेहतर गा सकती है। सेरेना अब तक मियाओ अनियू के पास पहुंच चुकी थी। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। मियाओ अनियू ने सेरेना को थम्स अप दिया। कमाल है। सेरेना एक पल के लिए रुकी, तभी वो गाने की पकड़ से थोड़ा और बाहर आई। उसने तेजी से कुछ बार अपनी पलकें झपकाईं। तुम्हारी आंखें थोड़ी सूखी लग रही हैं। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ मियाओ अनियू की ओर मुड़ी। तुमने भी बहुत खूबसूरती से गाया। मियाओ अनियू रुकी, फिर वो भी मुस्कुरा दी। ये सेरेना, उसका व्यक्तित्व याओ अनियू की कल्पना से भी कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। जेम्स रिवर्स वाकई एक खुशकिस्मत इंसान था। बैकस्टेज दोनों गायकों के बीच की सहज गर्मजोशी के बिल्कुल उलट वोन एक पूरी तरह से हवा निकली हुई गुब्बारे की तरह लग रहा था। वो हार मानकर अपनी कुर्सी पर पूरी तरह ढह गया था। वोटिंग सेगमेंट शुरू होने से पहले ही वो जान गया था कि वो हार चुका है। एक स्थापित गीतकार के रूप में जजों और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं को देखकर ही वो बता सकता था कि उसके गाने ने जो माहौल बनाया था वो जॉय के माहौल से पूरी तरह दब गया था। अब उसके गाने को याद भी कौन रख सकता था। यहां तक कि खुद वोन के दिमाग में भी अभी सुओना और उत्सव की आवाजें गूंज रही थीं। सभी वाद्ययंत्रों में सुओना सर्वोपरि है। इसका मतलब या तो स्वर्ग जाना है या वेदी पर झुकना। 1000 साल का पीपा, 10,000 साल का गुझेंग, एरहू की एक चोट, एक लंबी तान। इस कमबख्त गाने ने मूल रूप से उन सभी को कवर कर लिया था। वो भला इसका मुकाबला कैसे कर सकता था। वोन अपनी कुर्सी में और भी धंस गया, उस क्षेत्र में मात खाने पर जिसमें वो सबसे ज्यादा। उसे अपनी काबिलियत पर जितना भरोसा था उतनी ही अब घुटन और मायूसी महसूस हो रही थी। मायूसी इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो वाकई मेरे जितना अच्छा नहीं था, और घुटन इसलिए क्योंकि उसे लगा जैसे मैंने सुओना का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की है। उसके लिए वो चीटिंग थी। स्टेज की लाइटें फिर से जल उठीं। उन चमकदार रोशनियों ने सबको उस ख्वाब जैसी शादी से खींचकर हकीकत में वापस ला दिया। सफेद गाउन पहने होस्ट चेन श्वेयर धीरे धीरे स्टेज पर आईं। उन्होंने माइक्रोफोन थामा और नीचे बैठे दर्शकों की ओर देखा जो अभी भी थोड़े सुन्न थे। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया, फिर बुलंद आवाज में कहा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस स्टेज पर मुझे इतने असाधारण 2 गाने सुनने को मिलेंगे। वेस्टर्न म्यूजिक और चांदनी जैसी लोक परंपरा के बीच एक जादुई चिंगारी। 2 बिल्कुल अलग गाने और फिर भी दोनों में भावनाओं की गहराई एक जैसी। आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स का स्टेज पर वापस स्वागत करें। नीचे बैठे दर्शक आखिरकार उस सपने से बाहर निकले। होश में आते ही उन्होंने पूरी जान लगाकर तालियां बजाईं। ये सब बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने सोचा था कि फिनाले रोमांचक होगा, पर इतना रोमांचक होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि टिकट खरीदना और यहां खुद आना पूरी तरह वसूल हो गया है। स्टेज के पीछे इंतजार कर रही सेरेना और मियाओ अनियू तालियों के बीच बाहर आईं। जैसे ही होस्ट की बात खत्म हुई
और वे दोनों स्टेज पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुईं। दर्शकों की आंखें चमक उठीं। हर कोई मन ही मन हैरान था, क्या गजब की खूबसूरत जोड़ी है। बस उन दोनों का साथ खड़ा होना ही अपने आप में एक नज़ारा था। पास खड़ी चेन शुएर ने भी हल्का सा दबाव महसूस किया। अगला राउंड जजों की वोटिंग का है। आइए हम अपने जजों को कमेंट्री देने और अपने वोट डालने के लिए आमंत्रित करें। चेन सुआ ने दर्शकों का ध्यान जजों की ओर खींचते हुए जल्दी से कहा। कैमरे अनिच्छा से जजों की ओर मुड़े। न्यू सॉन्ग फिनाले पिछले किसी भी राउंड से ज्यादा औपचारिक था और इसमें जजों की कमेंट्री का हिस्सा भी जोड़ा गया था। हर जज के लिए वोट डालने से पहले अपनी राय देना जरूरी था। कैमरा गाओ यू की तरफ मुड़ा। उन्होंने स्टेज पर सेरेना और मियाओ अनियू को देखा और उनके चेहरे पर वाकई उलझन दिख रही थी। ईमानदारी से कहूं तो फिनाले में वोट देना बहुत मुश्किल है। मेरी नज़र में दोनों ने ही बहुत बेहतरीन गाया, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक कॉम्पिटिशन है। अगर ये कॉम्पिटिशन न होता तो मैं निश्चित रूप से आप दोनों को वोट देता। मैं अपनी व्यक्तिगत राय साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मियाओ अनियू, तुमने बहुत खूबसूरती से गाया। चाहे वोकल तकनीक हो या स्टेज प्रेजेंस, सब कुछ टॉप क्लास था। अब गाने के बारे में बात करते हैं। गाने के अंत तक शायद काफ़ी लोग इसे पूरी तरह न समझ पाए हों, लेकिन एक प्रोफेशनल सिंगर के नज़रिए से इसका पिछला हिस्सा ही वो जगह है जहां ये गाना वाकई ऊंचाइयों को छूता है। ये बीमारी और दर्द से जूझ रहे किसी व्यक्ति की दबी हुई आंतरिक दुनिया को बखूबी दर्शाता है। अब बात करते हैं सेरेना की। सेरेना की परफॉर्मेंस के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, परफेक्ट। वोकल तकनीक परफेक्ट, स्टेज परफॉर्मेंस परफेक्ट। उसने सबको सीधे गाने की दुनिया में खींच लिया। कोई अपनी नज़र नहीं हटा पाया। खासकर वो पल जब सुओना और उसकी आवाज़ एक साथ गूंजी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अब वाकई बहुत उत्सुक हूं कि जेम्स रिवर्स कैसा प्राणी है जो ऐसा गाना लिख सकता है। इसलिए मेरा वोट सेरेना को जाता है। जहां तक मियाओ अनियू की बात है, मैं बस इतना कह सकता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गाने ही अलग अलग स्तर के हैं। एक ऐसा गाना जिसे हर कोई पसंद कर सके, बनाम एक ऐसा गाना जिसे अंत तक केवल प्रोफेशनल्स ही पूरी तरह समझ सकें। वहां एक स्वाभाविक अंतर आ जाता है। गाओ यू ने दोनों परफॉर्मेंस का गहन और प्रोफेशनल आंकलन किया और अपना वोट सेरेना को दिया। स्टेज पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। साफ था कि दर्शक गाओ यू के फैसले से सहमत थे। सेरेना और मियाओ अनियू दोनों ने अपना संयम बनाए रखा और एक साथ शुक्रिया अदा करते हुए सिर झुकाया। नीचे वोन का चेहरा पीला पड़कर राख जैसा हो गया था। एक प्रोफेशनल गीतकार के नाते वो समझ चुका था कि ये राउंड वो हार चुका है। बाकी 3 जजों ने भी गाओ यू जैसी ही कमेंट्री दी, खासकर पिछली घटना के बाद। फिनाले में तो शिष्टाचार के वोट भी पूरी तरह खत्म हो चुके थे। नतीजा ये हुआ कि फिनाले का वोट 4-0 हो गया। वो उनका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। अब तो दर्शकों के अंतिम वोट की ज़रूरत भी नहीं थी। फैसला पहले ही हो चुका था, एक करारी हार। जिस गाने पर उसे इतना गर्व था वो इस सबसे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन में ढेर हो गया था, बिना किसी सम्मान के। फिर बड़ी स्क्रीन पर दर्शकों की वोटिंग के नतीजे आए, जिसे पहले से ही टूटे हुए वोन के लिए स्वीकार करना और भी मुश्किल था। 88% दर्शकों ने जॉय के लिए वोट किया था, जबकि उसके अपने गाने को सिर्फ 12% का मामूली सपोर्ट मिला। ये जख्म पर नमक जैसा था। ये आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। वोन की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। उसे पछतावा हुआ कि उसने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया और जेम्स रिवर्स जैसे राक्षस को उकसाया। वोन की नज़र में अब जेम्स रिवर्स इंसान नहीं था। कौन सा सामान्य इंसान इतना सर्वव्यापी हो सकता है? यहां तक कि इस तरह का गैर पारंपरिक गाना भी जेम्स रिवर्स ने ऐसे बना दिया जैसे कुछ भी ना हो। अगर ये अमानवीय नहीं था तो क्या था? वोन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर जेम्स रिवर्स वाकई इतना काबिल था तो उसने इतने समय तक खुद को इतना छिपाकर क्यों रखा? शेर होकर चूहा बनने का नाटक, क्या उसे इसमें मजा आता था? स्टेज पर होस्ट अगले राउंड के कीवर्ड की घोषणा कर रही थी, लेकिन वोन बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो खाली चेहरे के साथ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। वो जानता था कि आज के बाद वो अब म्यूजिक गॉडफादर नहीं रहा। बाकी कंपटीशन से अब उसका कोई लेना देना नहीं था। फिनाले का पहला राउंड खत्म हुआ। हालांकि कंपटीशन खत्म हो गया था, लेकिन ऑनलाइन गर्मागर्म बहस अभी शुरू ही हुई थी। 1 हफ्ते के इंतजार के बाद दर्शकों को एक बार फिर एक शानदार गाने का तोहफा मिला था। उनके चेहरे सच्ची खुशी से चमक रहे थे। हमेशा की तरह सेरेना की परफॉर्मेंस के क्लिप्स डोइन के ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पर पहुंच गए थे। लेकिन पिछली बार के उलट इस बार हर कोई एक ही बात पर सहमत दिख रहा था। हर टाइटल में, ट्रेंडिंग चार्ट पर हर तरफ सबसे खूबसूरत घोस्ट ब्राइड के ही चर्चे थे। किसी भी वीडियो पर क्लिक करने पर नीचे आने वाले कमेंट्स असाधारण रूप से जोश से भरे हुए थे। अगली बार मुझे पक्का खुद वहां जाना होगा। सेरेना कितनी खूबसूरत है। अधिकतम प्रभाव के लिए इसे अपने कंबल के अंदर से देखने की सलाह दी जाती है। तुम और मैं किस्मत से अजनबी थे।
एक ऐसे राक्षस ने हमें साथ ला दिया जिसने मुझसे कहा था कि तुम पलकें नहीं झपकाती। मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारी आंखें सूखती नहीं? क्या आंखें सूखी हैं? वाकई इस वक्त पूछने वाला सवाल है। सबसे खूबसूरत घोस्ट ब्राइड, सिर्फ एक और इकलौती। ये खिताब सेरेना का है और किसी और का नहीं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, जब जेम्स रिवर्स रात में सेरेना को बाहों में पकड़ता है तो क्या उसे डर नहीं लगता? इस आदमी ने मेरा दिल बर्बाद कर दिया है। डोयिन के सामंजस्यपूर्ण माहौल के विपरीत इस समय वीबो पर शोर कहीं ज्यादा था और शब्द कहीं ज्यादा तीखे थे। अनगिनत दर्शक वोन को टैग कर रहे थे, सीधे उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए? पहले तो तुम बड़ी टक्कर दे रहे थे। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या वोन का गाना बुरा था? जो भी हमें बेहतरीन संगीत देता है वो सम्मान का हकदार है। किसी ने नहीं कहा कि उसका गाना बुरा था। चुनौती उसने ही दी थी, शुरुआत उसी ने की थी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे वोन को ही दूसरों के पीछे जाने की इजाजत है? लेकिन जब वो हारता है तो उसे इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तुम हार गए। अब इसे मानो। ऑनलाइन निंदा की इस लहर के बीच आखिरकार वोन का वीबो अपडेट हुआ। बस एक सीधा और सरल वाक्य, काबिलियत में मात खा गया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं म्यूजिक गॉडफादर का खिताब छोड़ रहा हूं और व्यक्तिगत रूप से सेरेना से माफी मांगता हूं। मुझे खेद है, मैं पहले अंधा था। जैसे ही वो पोस्ट आया, काफी लोगों ने उसका पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने वही किया जो उसने कहा था। उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं थी। ये कहना होगा कि वोन इस मामले में काफी समझदार था। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहता तो उसका अंजाम निश्चित रूप से कहीं ज्यादा बुरा होता। रात गहरी थी। जब सेरेना बैकस्टेज से बाहर आई तो उसने मुझे सड़क के किनारे हाथ में फोन लिए चुपचाप उसका इंतजार करते हुए पाया। मिया ने ये देखकर अपना मुंह छिपाया और मन ही मन मुस्कुराते हुए बिना कहे ही वहां से खिसक गई। दूर से मैं अपने फोन को देख रहा था और सेरेना के मेरे पीछे आने तक मुझे उसका पता ही नहीं चला। तुम क्या देख रहे हो? अचानक आई आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। मैं पीछे मुड़ा और पाया कि सेरेना ठीक मेरे पीछे एक चंचल मुद्रा में खड़ी थी। हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो बेहद शरारती लग रही थी। स्टेज वाले उस डरावने दुख का नामो निशान भी नहीं था। ऑनलाइन कमेंट्स देख रहा हूं। अभी ऑनलाइन हर कोई तुम्हें सबसे खूबसूरत घोस्ट ब्राइड कह रहा है, तुम्हें पता है? मैं हंसा और अपना फोन उसकी तरफ लहराया। सेरेना ने एक उपेक्षा भरी आवाज निकाली। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। सबसे खूबसूरत घोस्ट ब्राइड। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाकई भूत बन गई हूं, लेकिन हर कोई यही कह रहा है। वैसे मुझे लगता है कि ये काफी सही है। ये सोचकर कि सेरेना को मुझ पर यकीन नहीं है, मैंने जल्दी से अपना फोन उसके सामने कर दिया ताकि वो खुद देख सके। इसके बदले में मुझे सेरेना से एक सपाट नजर मिली। क्या ये सही नहीं है? मैंने अपना सिर खुजलाया। मुझे सच में लगा कि ये बहुत सटीक है। सेरेना को लगा कि वो अब इस उम्मीदहीन आदमी से और बात नहीं करना चाहती। वह मुड़ी और पार्किंग की ओर चल दी। ये देखकर मैं भी जल्दी से उसके पीछे हो लिया। हम दोनों इस तरह कुछ कदम की दूरी पर एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सेरेना ने अचानक अपना पैर पटका, गाल फुलाए और मुड़कर मेरी तरफ देखा। अब क्या? औरतें समुद्र की गहराई की तरह अथाह होती हैं। उस पल मुझे लगा कि ये कहावत बिल्कुल सही है। मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि सेरेना का क्या मतलब है। मेरी पूरी तरह से उलझन भरी शक्ल देखकर सेरेना ने हल्के से अपने होंठ काटे और धीरे से बुदबुदवाई, बुद्धू। उसके दिमाग में मैं और भी ज्यादा उम्मीदहीन होता जा रहा था। मैंने ठीक से सुना नहीं था कि उसने क्या कहा, और फिर मैंने देखा कि सेरेना ने जैसे अपनी हिम्मत जुटाई हो, वो मेरे पास आई और अपनी बांह मेरी बांह में डाल दी। वो कोमल गर्माहट फिर से मेरी बांह पर महसूस हुई। मैं थोड़ा अकड़ गया। बांह में बांह ठीक से डाली जाती है। सेरेना का चेहरा हल्का लाल था जब उसने धीरे से कहा, और फिर ठीक से अपनी बांह मेरी बांह में फंसा ली। मैंने मशीनी अंदाज में सिर हिलाया और आगे बढ़ा। मेरी चाल किसी रोबोट की तरह बहुत ही अस्वाभाविक थी। मेरी घबराहट को महसूस करते हुए सेरेना खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। पति पत्नी का बांह में बांह डालकर चलना दुनिया की सबसे साधारण बात थी, और फिर भी किसी वजह से सेरेना को लगा कि मेरे लिए ये साधारण सा इशारा भी अजीब लग रहा था, जैसे कि वो कोई किडनैपर हो और मैं कोई बंधक जिसे जबरदस्ती घसीटा जा रहा हो। ये थोड़ा हास्यास्पद भी था और साथ ही प्यारा भी। इस वक्त मैं बराबर मात्रा में दर्द और खुशी महसूस कर रहा था। खुशी इस पल के एहसास की थी और दर्द इस बात का कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सेरेना का अपनी बांह मेरी बांह में डालना मेरे सिस्टम के लिए काफी बड़ा झटका था। दशकों तक अकेले रहने के बाद इस तरह की चीजें अब भी मुझ पर गहरा असर करती थीं। अगर ये बात न होती कि सेरेना और मेरे बीच पहले भी थोड़ी नजदीकी रह चुकी थी, तो मुझे शक है कि मैं मुड़कर भाग गया होता। वे दोनों पार्किंग लॉट तक गए, लेकिन मिया का कहीं पता नहीं था। सेरेना ने फोन करके पूछा,
तब जाकर पता चला कि मियाँ पहले ही कैब लेकर खुद निकल चुकी थी और मियाँ ने फ़ोन पर चुपचाप उससे पूछा था कि क्या वो आज रात अपार्टमेंट वापस आ रही है। सेरेना का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने मेरी तरफ एक नज़र डाली जो पैसेंजर सीट पर किसी बुद्धू की तरह बैठा था और धीरे से मियाँ को जवाब दिया, आज रात वापस नहीं आ रही। पिछली बार के विपरीत जिस होटल में मैं इस बार रुका था वो सेरेना के अपार्टमेंट के बहुत करीब था। बिना कार के भी आप वहां कुछ ही मिनटों में पैदल पहुंच सकते थे। कार सीधे होटल की पार्किंग की ओर बढ़ी। मैं थोड़ा उलझन में था। वो सीधे आर्टिस्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ क्यों नहीं जा रही थी? मैंने सुविधा के लिए खास तौर पर यह होटल चुना था ताकि सेरेना को मुझे देर रात छोड़ने और फिर अकेले वापस जाने की जरूरत न पड़े। मुझे उसके अकेले वापस जाने की चिंता होती। ये देखते हुए कि कार मुड़ने का कोई संकेत नहीं दे रही थी, मैं सेरेना की ओर मुड़ा। सीधे अपार्टमेंट चलो, मैं खुद पैदल चला जाऊंगा। सेरेना का चेहरा लाल था और आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कार सुचारू रूप से एक पार्किंग स्पेस में खड़ी हो गई और तभी मैंने सेरेना की आवाज सुनी, बहुत धीमी, जैसे हवा में घुल जाने वाली कोई फुसफुसाहट। मैं अपने अपार्टमेंट की चाबी भूल गई हूं। चाबी भूल गई? क्या मिस क्लेयर और मियाँ अपार्टमेंट में नहीं है? मैं अभी सोच ही रहा था कि मैंने सेरेना को कार का दरवाजा खोलकर पहले बाहर निकलते देखा। उसका सिर झुका हुआ था। रात के अंधेरे में मैं उसके हाव भाव नहीं देख पा रहा था। मैं जल्दी से उसके पीछे बाहर निकला। मैंने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन सेरेना पहले ही मुड़कर होटल के अंदर जा चुकी थी। 5 मिनट बाद वे दोनों एक साथ होटल के कमरे में दाखिल हुए। सेरेना ने बस कमरे की बनावट को एक सरसरी नजर से देखा और बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक बड़ा सा बिस्तर और एक साधारण कमरा। क्या तुम्हें मिस क्लेयर को फोन नहीं करना चाहिए? मैंने दरवाजा बंद करते हुए धीरे से कहा। बिस्तर पर बैठी सेरेना के चेहरे पर एक पल में रंगत दौड़ गई। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। फिर एक कोमल और धीमी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, वे सब सो रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मेरे मुंह से एक ओ निकला। फिर मुझे पूरी बात समझ आई थोड़ी देर से। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि आज रात इस कमरे में बिना लिली के सिर्फ हम दोनों ही होंगे? मैं स्वाभाविक रूप से पूरी तरह चौकन्ना हो गया। मैंने बिस्तर पर बैठी सेरेना की ओर देखा। सेरेना ने बोलना बंद कर दिया था। उसने अपना सिर झुका रखा था, उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं और उसकी बादामी आंखें मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। हालांकि तकनीकी रूप से वे दोनों पति पत्नी थे, लेकिन इस तरह की स्थिति, एक ही कमरे में अकेले होना, पहले कभी नहीं हुई थी। मेरा एकमात्र अनुभव सैद्धांतिक था, पूरी तरह से अनुभवहीन। हालांकि मैंने पहले 1-2 बार सेरेना के साथ नज़दीकी के कुछ पल साझा किए थे, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले ही हमेशा रुक जाती थी। ऐसी स्थिति में मैं वाकई उलझन में था। मैं नहाने जा रहा हूं। इस माहौल को और ज्यादा सहन न कर पाने के कारण आखिरकार मैंने ही पहले बात की। सेरेना ने बस सिर हिला दिया। उसका दिल भी अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। जब वो घर से निकली थी तो उसे लगा था कि वो तैयार है, लेकिन अब जब वो वाकई यहां थी तो उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था, जब तक कि बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई और उसके बाद अंदर से पानी गिरने की हल्की आहट। सेरेना की पलकें धीरे से फड़फड़ाईं, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हैरानी के भाव आ गए थे। कोई नहीं जानता था कि वो अभी क्या सोच रही थी। बाथरूम के अंदर मैं भी शांत नहीं था। मैं बार बार अपने ऊपर पानी गिरने दे रहा था। जो शावर आमतौर पर 5 मिनट लेता था, वो इस बार 10 मिनट से ज्यादा खिंच गया। मैंने अपनी त्वचा से पानी की आखिरी बूंद तक सुखा ली, अपने चारों ओर तौलिया कस लिया, एक लंबी गहरी सांस ली और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। बाथरूम से भाप निकलकर कमरे में फैल गई। धुंधले कोहरे के बीच मैं अचानक अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि मैंने देखा कि सेरेना अभी भी बिस्तर पर बैठी थी। सिर झुका हुआ था, लेकिन उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसके चेहरे से आंसू की चमकदार बूंदें एक के बाद एक फर्श पर गिर रही थीं। वो रो रही थी। मेरा बेचैन दिल एक पल में शांत हो गया। मेरे अंदर कहीं से कोमलता की एक गहरी लहर उमड़ पड़ी। मैं धीरे से सेरेना के सामने जाकर खड़ा हुआ, घुटनों के बल बैठा और धीरे से उसके छोटे से चेहरे को दोनों हाथों में थामकर ऊपर उठाया। मेरी नजर कोमल थी और आवाज उससे भी ज्यादा कोमल। तुम रो क्यों रही हो? उसका आंसुओं से भीगा चेहरा मेरी हथेलियों में था। सेरेना की बादामी आंखों में आंसू की नन्ही बूंदें चमक रही थीं, जो टूटी हुई माला के मोतियों की तरह गिरकर मेरे हाथों पर आ रही थीं, जिनका स्पर्श गर्म था। जेम्स। उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज आंसुओं से भारी थी और मेरा नाम लेने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई, लेकिन उन आंखों में गहराई में छिपी अपराध बोध और चाहत की झलक को मैंने पूरी तरह महसूस किया। मैं एक पल के लिए रुका। मेरी प्यारी पत्नी क्या कहना चाहती है? मैंने धीरे से अपनी उंगलियों से सेरेना के चेहरे पर आंसुओं के दाग पोंछे, लेकिन अगले ही पल उसके गोरे और कोमल गालों पर एक नया आंसू लुढ़क आया, जो एक ताज़ा निशान छोड़ गया।
सेरेना अचानक मेरी नजरें नहीं मिला पा रही थी, जो बहुत ही कोमल थीं। वो अपना सिर झुकाना चाहती थी, लेकिन उसका छोटा सा चेहरा मेरे हाथों में मजबूती से थमा हुआ था। जेम्स रिवर्स, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं हूं। सेरेना अचानक अपने आंसुओं के बीच रो पड़ी। उसने अपनी आंखें भींच लीं। अब वो मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरी वे शुद्ध, साफ और काली आंखें। उसके आंसू और तेज हो गए। मैं जानती हूं, मैं सब जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम वो नहीं हो, लेकिन मेरे मन में फिर भी स्वार्थ भरा था। फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूं। मैं तुम्हारे जितना करीब आती हूं, उतना ही मुझे डर लगता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आखिर क्यों? वो अपनी आंखें बंद किए बस वहीं बैठी रही। सिसकियों के साथ उसकी आवाज कांप रही थी। वो उन रहस्यों को बाहर निकाल रही थी जिन्हें उसने अपने दिल में दफन कर रखा था। मेरे हाथों पर एक एक करके आंसू गिर रहे थे। हथेलियों में थमा वो चेहरा, जो बारिश में भीगे नाशपाती के फूल की तरह आंसुओं से भरा था, मेरे दिल को गहराई तक दुखा रहा था। मैंने धीरे से सेरेना का चेहरा सहलाया और उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी प्यारी पत्नी, तुम गलत हो और तुम ये जानती हो और मैं भी ये जानता हूं। लेकिन तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति द्वारा प्यार किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस करता हूं। क्या तुम्हें पता है, मेरी पूरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे इतनी निश्चितता के साथ नहीं चुना। सच तो यह है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूं, प्यारी पत्नी। मैं पहले बहुत असुरक्षित व्यक्ति हुआ करता था। शायद ये एक अनाथ होने का श्राप है। मेरा दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़का और किसी का दिल कभी मेरे लिए नहीं धड़का। मेरी कोमल आवाज हमारे चारों ओर की हवा में तैर रही थी। सेरेना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मेरे चेहरे की ओर देखा, जो उसके बिल्कुल करीब था। मेरी आंखों की गहराई में जो गर्माहट थी, उसने उसे पूरी तरह पिघला दिया। जब तक मैं तुम दोनों से नहीं मिला था, तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूं। प्यारी पत्नी, तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं वाकई बहुत खुश हूं, क्योंकि अब मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे हमेशा लगा है कि जो तुमने पहले कहा था वो सही था। कुछ मुलाकातें, कुछ एहसास, वे किस्मत में लिखे होते हैं। ऊपर वाला ही मुझे तुम्हारे पास लाया है, प्यारी पत्नी। यह स्वर्ग द्वारा तय किया गया एक बंधन है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, और जो स्वर्ग तय करता है उसका वजन सबसे ज्यादा होता है। क्या ये वाकई सच है? सेरेना की मदहोश आंखों ने धीरे से पलकें झपकाईं। वो सुनते हुए शांति से मेरे चेहरे को निहार रही थी। मुझे रुकते देख वो अपनी रुआंसी और कोमल आवाज में बोली, इतनी मधुर और सौम्य। मैंने बात जारी रखी और नाटक को थोड़ा और बढ़ाते हुए धीरे से सेरेना का चेहरा फिर से सहलाया। बिल्कुल, ये सच है। इसके बारे में सोचो। क्या स्वर्ग जो तय करता है वो सबसे बड़ा नहीं होता? और फिर मैंने आगे कहा, इसके अलावा कौन कहता है कि कोई किसी के लिए बहुत अच्छा है या कोई किसी के लिए काफी नहीं है? जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, प्यारी पत्नी, तो मैं भी घबरा जाता हूं। सबसे खूबसूरत घोस्ट ब्राइड मुझसे प्यार करती है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं जिसके पास तुम्हारे जैसी अद्भुत पत्नी है। मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। रही बात कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूं, तो स्वर्ग के फैसले के परे ये वो हर छोटा पल है जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया है। जिस प्यार की मैंने हमेशा तमन्ना की थी, वो कभी दुनिया हिला देने वाला नहीं था। वो हमेशा से तुम्हारे जैसा ही कोमल और स्थिर रहा है, शांत और बिना किसी जल्दबाजी के। जैसे ही मैंने कहा, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। मैंने सेरेना की नजरों से नजरें मिलाईं। सेरेना ने अपनी आंखों के ठीक सामने उस कोमल मुस्कान को देखा और धीरे से अपने होंठ भींच लिए। अगले ही पल उसने अचानक अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें मेरे गले में डाल दिया। वो कोमल गर्माहट फिर से मुझ पर दबाव डाल रही थी। इस पल में उन दोनों ने आखिरकार और पूरी तरह से एक दूसरे के दिल को समझ लिया। ये एक संजोने वाला पल होना चाहिए, जीवन भर का साथ, एक साथ बूढ़े होना। एक गहरे और कोमल, लंबे चुंबन ने सेरेना की सांसें लगभग रोक दीं। अंत में उसने फिर भी मेरे सीने को हल्का सा धक्का दिया। तभी वे दोनों अलग हुए। सेरेना ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगने वाली हो। इसके अलावा और क्या तरीका था ये समझाने का कि उसका चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा था? यहां तक कि मेरी नज़र भी गर्म से झुलसाने वाली हो गई थी, जिससे उसने अपना सिर झुका लिया। वो फिर से मेरी ओर देख नहीं पा रही थी। मैंने सेरेना की हालत देखी और एक शांत सांस छोड़ी। जब मैं बोला तो मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। मेरी प्यारी पत्नी का चुंबन इतना उत्कट था कि इसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। सेरेना का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपने होंठ हल्के से भींच लिए। उसे लगा कि उसके सामने वाला आदमी और भी ज्यादा असहनीय होता जा रहा है। फायदा उठाने और फिर उस पर इतराने का एक किताबी मामला। तुम खुद को देखो, बस वहीं उकड़ू बैठे हो, हिल भी नहीं रहे। सेरेना ने अपना चेहरा उठाया। बादामी आंखें चौड़ी थीं, होंठ निकले हुए थे। वो बिल्कुल एक छोटे खरगोश जैसी लग रही थी जिसे परेशान किया गया हो। मुझे नहाने जाना है, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। मैं बेबसी से हंसा।
ऐसा नहीं है कि मैं हिलना नहीं चाहता, इतनी देर तक उकड़ूं बैठने से मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। सेरेना हल्की सी हंसी। उसने मेरी ओर देखा और पलकें झपकाईं। ओह, वो असहनीय नहीं है, वो तो बस एक बुद्धू है। मैंने अपना सिर खुजलाया। मुझे लगा कि मेरी शारीरिक क्षमताओं पर अभी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। मैं इसे खींचने के लिए फर्श पर बैठ गया, फिर झट से उठकर एक तरफ हट गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं रोज कसरत करता हूं तो बस थोड़ी देर उकड़ू बैठने से मेरे पैर सुन्न कैसे हो गए। क्या वाकई मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है? सेरेना नहाने चली गई। तभी मैंने अपने शरीर से तौलिया हटाया। मैं पाजामा नहीं लाया था। एक पल सोचने के बाद मैंने बस एक बॉक्सर पहना और कंबल के अंदर घुस गया। फिर मैंने पूरे आधे घंटे इंतजार किया, इतना लंबा कि मुझे उबासी आने लगी थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियों को नहाने में इतना समय क्यों लगता है। उतने समय में तो मैं 8 या 10 बार नहा लेता। मैंने अपना फोन उठाया और अलार्म सेट किया। कल सुबह हमें वापस शहर निकलना था। कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाला था। किंडरगार्टन का स्वागत समारोह भी आने वाला था। मैंने थोड़ा और इंतजार किया और मुझे नींद आने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। सेरेना छोटे छोटे सावधानी भरे कदमों से बाहर निकली। उसके गाल लाल थे, चाहे वो भाप की वजह से हो या किसी और वजह से। वो एक हाथ से अपने बाल सुखा रही थी, जिन्हें ब्लो ड्रायर ने अभी अभी सुखाया था। साथ ही वो सावधानी से बिस्तर पर लेटे हुए मुझ पर नजर डाल रही थी। हमारी आंखें ठीक उसी समय मिली। मेरी नजर धीरे धीरे तेज हो गई। सेरेना ने स्वाभाविक रूप से अपना तौलिया अपने चारों ओर और कस लिया। तुम अभी भी जागे हुए हो? क्या ये कोई तर्कसंगत बात थी? मैं थोड़ा अवाक था, लेकिन मैंने बिल्कुल गंभीर चेहरा बनाए रखा और जवाब दिया। मुझे चिंता थी कि कहीं मेरी प्यारी पत्नी अंदर भाप की वजह से बेहोश न हो जाए। सेरेना ने मेरी आंखों में नाचती हुई शरारत को पकड़ लिया और अपने होंठ भींच लिए। इस आदमी के चेहरे पर जो इरादे लिखे थे वे साफ पारदर्शी थे, और फिर भी वो इतना शांत और गंभीर बनने का नाटक कर रहा था। वो जहां थी वहीं खड़ी रही, क्षण भर के लिए अनिश्चित कि क्या करे। वहां क्या खड़ी हो? बिस्तर पर आओ। सेरेना के घबराए हुए अनिश्चित भावों को देखकर मैं चुपचाप अपनी मुस्कान रोकने की कोशिश कर रहा था। हूं, सेरेना ने जवाब दिया। एक ऐसी शांति का नाटक किया जो वो महसूस नहीं कर रही थी, और बिस्तर के किनारे बैठने के लिए आगे बढ़ी। अगले ही पल एक हल्की क्लिक की आवाज हुई। उसने झुककर कमरे की लाइट बंद कर दी थी। कमरा अंधेरे में डूब गया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, कंबल उठ गया और कोई कोमल और गर्म चीज सीधे मेरी बाहों में आ गई। मैंने अपने साथ सटी हुई वो गर्माहट और कोमलता महसूस की। मेरी 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अभी वे दोनों सचमुच स्किन टू स्किन थे। अंधेरे में मैं उसकी थोड़ी तेज होती सांसों की आवाज भी सुन सकता था। जैसे ही वे एक दूसरे से सटे, उन दोनों के शरीर अकड़ गए। काफी देर तक एक दूसरे को इसी तरह थामे रहने के बाद आखिरकार कंबल के अंदर से सेरेना की दबी हुई आवाज आई। मैंने थूक गटका और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। सेरेना को अपनी बाहों में भरने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। सेरेना ने बदले में मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और कंबल के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला। यही वो पल था जब मैंने इसे वाकई महसूस किया। मेरी बाह के जरिए पहले जो एहसास हुआ था वो गलत नहीं था। ये वाकई वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना की थी। बुद्धू, मुझे किसी रोबोट की तरह व्यवहार करते देख, जो बिना सोचे समझे बस निर्देशों का पालन कर रहा था, सेरेना ने धीरे से कहा। क्या? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाया था। मैंने कहा, तुम बुद्धू हो। अंधेरे कमरे में उन दोनों की आंखें धीरे धीरे कम रोशनी की आदी हो गईं। सेरेना के गाल गुलाबी थे, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर पीछे झुकाया और अपनी नजरें मेरे चेहरे पर टिका दीं, जो उसके बहुत करीब था। मैंने नीचे देखा और पाया कि सेरेना की चमकदार आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दोनों की नजरें मिलीं। फिर भी एक बुद्धू ही तुम्हारा पति है। सेरेना की बातों के साथ मुझे आखिरकार अपने संयम की आखिरी कड़ी ढीली होती महसूस हुई। मैंने अपनी आंखों में मुस्कान लिए उसकी ओर देखा और उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। सेरेना ने शायद मेरी आंखों की उस मुस्कान को पकड़ लिया था। उसने अपने होंठ सिकोड़े, एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर तुरंत आगे झुककर मेरे होंठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया और फौरन पीछे हट गई। जेम्स, सच तो ये है कि मैं आज रात बहुत डरी हुई थी। तुम्हें पता है, मुझे बचपन से ही अंधेरे और भूतों से डर लगता है। जब मैं आज रात गा रही थी तो मेरा दिल दहशत से भरा था, लेकिन जिस पल मैंने तुम्हारे वहां नीचे बैठे होने के बारे में सोचा, मेरा डर कम हो गया। मैंने सोचा कि भले ही मैं एक घोस्ट ब्राइड हूं, लेकिन हूं तो तुम्हारी ही दुल्हन। ऐसा सोचकर मुझे वाकई थोड़ी खुशी हुई, और फिर तुम्हारे साथ वापस आने के बाद मैं फिर से डर गई। सेरेना धीरे धीरे बुदबुदाती रही और मैं तब तक शांति से सुनता रहा जब तक उसने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। उसने एक बार फिर मुझे देखने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया, जैसे वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरों को मेरे चेहरे से हटाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो।
तो इसका मतलब है कि तुम पागल हो। मैं मुस्कुराया और सेरेना के माथे पर चूमने के लिए नीचे झुका। लेकिन एक पागल और एक बुद्धू की जोड़ी काफी से भी ज्यादा है। ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दूंगा कि मैं हमेशा यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो गुड नाइट। मेरा गुड नाइट सुनकर और मेरी आंखों में ठहरी मुस्कान को देखकर सेरेना सुन रह गई। उसे फिर से रोने का मन हुआ। मेरी गर्माहट हमेशा उसके पास ही थी। सेरेना ने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास छिपा लिया। वो बाहर नहीं आना चाहती थी। गुड नाइट। ये आखिरी चीज थी जो सेरेना ने आज रात मुझसे कही और इसी ने मेरे दिल को पूरी तरह शांत कर दिया। आज रात कंपटीशन से लेकर होटल के कमरे तक बहुत कुछ हुआ था। सेरेना की नसें पूरे समय तनी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो लगभग तुरंत सो गई, जिससे मैं काफी मुश्किल स्थिति में आ गया। मेरी बाहों में उसकी गर्माहट ने मुझे पूरी तरह जगाए रखा था, लेकिन मुझे कुछ न करने का कोई पछतावा नहीं था। हर चीज सही समय पर होनी चाहिए। आज रात सेरेना की भावनाएं स्पष्ट रूप से सही स्थिति में नहीं थीं। उसका तैयार होना किसी भी वास्तविक अर्थ में पूरी तरह तैयार होना नहीं था। इसलिए मैंने इस सुखद कष्टदायक स्थिति को झेला और रात के 3 बजे के बाद तक जागता रहा। तब जाकर कहीं मेरी आंख लगी। अगली सुबह हम आर्टिस्ट अपार्टमेंट पहुंचे और तभी मैंने देखा कि सेरेना ने अपने बैग से अपार्टमेंट की चाबी निकाली और सामने का दरवाजा खोला। सेरेना को लगा जैसे कुछ भी असामान्य नहीं था और वो सीधे अंदर चली गई। वो मुड़ी और उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा पाया। मैं उसे एक अजीब नजरों से देख रहा था। तुम ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? सेरेना उलझन में थी। चाबी। मैंने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान लाई और अपनी भौहें उठाईं। मैंने एक बार एक कहावत सुनी थी, शादी से पहले एक ड्रिंक तुम्हें गिरा देती है, शादी के बाद 1000 जाम भी तुम्हें नशा नहीं दे सकते। लगता है ये सच है। सेरेना ने अपने हाथ में मौजूद चाबी को खाली नजरों से देखा। अगले ही पल उसे पूरी बात समझ आई और उसके गालों पर तेजी से लाली छा गई। वो पल थोड़ा अजीब था। सौभाग्य से उसी समय मियाँ लिली को साथ लेकर बेडरूम से बाहर आई और उसने मुझे और सेरेना को देख लिया। मियाँ के चेहरे पर एक जानती पहचानती मुस्कान खिल गई। गुड मॉर्निंग सेरेना। ही। नन्ही लिली मियाँ की बाहों से निकलकर सेरेना की ओर दौड़ी और उसके पैर से लिपट गई। उसने अपना छोटा सा सिर पीछे झुकाया और एक शिकायत भरे लहजे में सेरेना की ओर देखा। छोटी बच्ची ने पूरी रात अपने मम्मी पापा को नहीं देखा था और मियाँ के काफी देर तक बहलाने के बाद ही वो सोई थी। मम्मी, आप और डैडी कहाँ गए थे? उनके आने से पहले वाला अजीब तनाव टूट गया। सेरेना ने जल्दी से लिली को गोद में उठा लिया। कहीं भी नहीं, मम्मी और डैडी दोनों यहीं हैं, है ना? सेरेना ने छोटी बच्ची की नाक थपथपाई और उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मियाँ आंटी ने कहा कि आप और डैडी अपनी एक अलग दुनिया बसाने गए हैं और आप लोग अब लिली को नहीं चाहते। सेरेना फिर से सुन रह गई। फिर उसने मियाँ की ओर एक कातिलाना नजरों से देखा। मियाँ घबराकर हंसी। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। सेरेना, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना? मैंने बना दिया है, मुझे अभी इसे परोसने दो। इसके साथ ही मियाँ जल्दी से वहां से निकल गई। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो जल्द ही नहीं खिसकी तो सेरेना उसे वहीं पीटने वाली थी। जल्द ही मियाँ ने मेज पर स्वादिष्ट खाना लगा दिया। सब एक साथ बैठ गए। मैंने चम्मच उठाया और लिली को खिलाना शुरू किया। सेरेना ने कमरे में नजर दौड़ाई, फिर मियाँ की ओर देखा और पूछा, मिस क्लेयर कहाँ हैं? वो दिख नहीं रही। अभी 9 बजे बज चुके थे। मिस क्लेयर निश्चित रूप से अब तक उठ चुकी होती। मिस क्लेयर आज सुबह सबसे पहले कंपनी के लिए निकल गईं। कंपनी के सारे मामले, क्या मिस क्लेयर उन सबके हैंडओवर का काम नहीं संभाल रहीं? सेरेना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चुभन महसूस हुई। यिंग है एंटरटेनमेंट में आने के बाद से मियाँ और मिस क्लेयर हमेशा उसकी ओर से भागदौड़ कर रही थीं। चाहे वो जिंदगी के मामले हों या काम के, वे दोनों हमेशा सब कुछ बखूबी संभालती थीं। सच तो ये था कि मियाँ और मिस क्लेयर के दिल में सेरेना की मैनेजर और असिस्टेंट होना एक ऐसी बात थी जिससे वे वाकई खुश थीं। अन्य कलाकारों के लिए उनके मैनेजर और असिस्टेंट के पास करने के लिए बहुत कुछ होता था। काम लेना, बिजनेस सौदों पर बातचीत करना, पीआर और पैकेजिंग संभालना, साथ ही खाना, रहना, यात्रा और बाकी सब कुछ। ये सब मैनेजर और असिस्टेंट के जिम्मे होता था। लेकिन सेरेना के साथ इनमें से ज्यादातर चीजों पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सेरेना के पीछे मैं खड़ा था, एक ऐसा इंसान जो स्वाभाविक रूप से ट्रेंडिंग टॉपिक्स और गाने साथ लेकर आता था। इसके ऊपर से सेरेना उन्हें जो हिस्सा कट देती थी वो किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा उदार था। ऐसे स्टार के साथ काम करके भला कौन खुश नहीं होगा। नाश्ते के बाद सेरेना ने लिली को गोद में लिया और मैंने कार चलाई। पूरा परिवार एक साथ और मुकम्मल होकर घर की यात्रा पर निकल पड़ा। कल वो दिन था जब लिली को किंडरगार्टन शुरू करना था। इतना महत्वपूर्ण पल, सेरेना इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए जहां 2 लोग आए थे,
अब पूरा परिवार एक साथ वापस जा रहा था। ये भी एक अच्छी बात थी कि मैंने शुरुआत से ही हाईएस्ट ईयर फ्रीडम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वरना अन्य मशहूर हस्तियों की तरह मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए इतना आज़ाद कैसे हो पाता। जब हमारा परिवार खुशी खुशी शहर वापस जाने वाली सड़क पर गाड़ी चला रहा था, एक थकी हारी सी दिखने वाली महिला डिटेंशन सेंटर हिरासत केंद्र के दरवाजों से बाहर निकली थी। लियू चेन ने सामने खाली उपनगरीय सड़क को देखा। उसकी आंखें काली और धुंधली थीं। पिछली घटना की वजह से उसे पूरे 15 दिन हिरासत में बिताने पड़े थे, और अब जब वो आखिरकार बाहर आई थी तो उसे लेने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया था। उसकी एजेंसी ने पहले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। लियू चेन सड़क के किनारे खड़ी रही। उसने लिफाफे वाले बैग से वो फोन निकाला जो अभी अभी उसके हाथों में वापस आया था, और पावर बटन को जोर से दबाया। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि क्या पिछली घटना के कारण सेरेना और मेरे बीच अनबन हुई है। उसे यकीन था कि एक बार जब वे अलग हो जाएंगे तो मनोरंजन उद्योग के गंदे पानी में जेम्स रिवर्स के बिना सेरेना मुश्किल से ही कोई हलचल मचा पाएगी, क्योंकि वो खुद तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो सेरेना को भी आसानी से चैन से रहने देने वाली नहीं थी। किंडरगार्टन शुरू होने के दूसरे दिन सुबह सुबह सेरेना और मैं दोनों तड़के ही उठ गए। पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों के अन्य माता पिता की तरह हम भी पूरी तरह से अफरा तफरी की स्थिति में थे। हनी, प्रिंसेस बैग पहले से ही भरा हुआ है, इसमें और चीजें मत ठूंसो। लिली इसे उठा नहीं पाएगी। वो गुड़िया ले आओ। हाँ, वही वाली। लिली दोपहर में स्कूल के बाद वापस आ जाएगी। उसे इतने सारे स्नैक्स पैक करने की जरूरत नहीं है, वे दूसरे बच्चों के साथ बांटने के लिए हैं। ठीक है। एक दिन पहले उन दोनों ने लिली के लिए विशेष रूप से एक छोटा कार्टून प्रिंट वाला बैकपैक तैयार किया था। अब तक उस छोटे से बैग को सेरेना ने फटने की हद तक भर दिया था, और फिर भी सेरेना संतुष्ट नहीं थी। वो वहां भौहें सिकोड़े खड़ी रहीं, चिंता के साथ मेज पर बची हुई चीजों को देख रही थी। मैं एक तरफ खड़ा था। मुझे अब थोड़ा सिरदर्द महसूस होने लगा था। मुझे लगा कि सेरेना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। लिली स्कूल जा रही थी, नए साल के लिए कहीं बाहर नहीं जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने आखिरकार गहरी नींद में सोई हुई लिली को नाश्ता करने के लिए उठाया। नन्ही बच्ची की आंखें बमुश्किल खुल रही थीं। वो चुपचाप बैठी रही जब मैंने उसके दांत ब्रश किए और सेरेना ने उसके बाल ठीक किए। मेज पर बैठने तक नन्ही लिली का छोटा सिर ऊपर नीचे झुलता रहा। नाश्ते के बाद सेरेना और मैं अच्छे कपड़ों में तैयार हुए। हम में से एक ने लिली को गोद में लिया, दूसरे ने छोटा बैकपैक पकड़ा और तेजी से दरवाजे से बाहर निकले। 7:40 हो चुके थे। स्कूल 8 बजे शुरू होना था। समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। मैंने कार को किंडरगार्टन के बगल वाले पार्किंग लॉट में खड़ा किया। कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जियांग हुआ किंडरगार्टन को देखा। सुबह की सूरज की नरम रोशनी में ये पिछली बार की तुलना में बिल्कुल अलग लग रहा था। किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर जिंदगी की चहल पहल थी। अपने बच्चों को स्कूल लाने वाले माता पिता हर तरफ थे, और किंडरगार्टन के अंदर रंग बिरंगे झंडे चारों ओर लहरा रहे थे। गर्माहट और जीवंतता से भरा एक दृश्य। इसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। जब मैं जुलाई में यहां आया था तब से लेकर अब 1 सितंबर तक मुश्किल से 2 महीने बीते थे, और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस जिंदगी में पूरी तरह से बस गया हूं और एक पिता की भूमिका में पूरी तरह से ढल गया हूं। नन्ही लिली अब तक पूरी तरह जाग चुकी थी। वो सेरेना के सीने से चिपकी हुई थी, जिज्ञासा से किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार को देख रही थी। वे सभी छोटे बच्चे जो रो रहे थे और शोर मचा रहे थे, उसके मन में उसकी उम्र के वे बच्चे बिल्कुल भी तमीज से पेश नहीं आ रहे थे, क्योंकि डैडी ने कहा था केवल वही बच्चे अच्छे होते हैं जो किंडरगार्टन के पहले दिन नहीं रोते। सेरेना और मैं लिली को लेकर किंडरगार्टन में जाने वाले माता पिता की भीड़ में शामिल होने से पहले बस थोड़ी देर के लिए रुके। अंदर शिक्षक अपने अपने स्थानों पर थे, अपनी कक्षाओं के माता पिता और बच्चों का स्वागत कर रहे थे। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि आगे सू लिन और लू डान दिखाई दिए। उनके चेहरों पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वे खुशी खुशी बच्चों के माता पिता का अभिवादन कर रहे थे। सू लिन मुस्कुरा रही थी और एक अभिभावक के साथ बातचीत कर रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे और सेरेना को नन्ही लिली के साथ अपनी ओर आते देखा। सू लिन ने अपने पास खड़ी लू डान से जल्दी से कुछ कहा। लू डान माता पिता के साथ बात करती रही और सू लिन उनसे मिलने के लिए दौड़कर आई। लिली के डैडी, लिली की मम्मी, आप आ गए। इस तरफ आइए। एक बार जब सभी माता पिता और बच्चे आ जाएंगे तो हम पहले क्लासरूम में चलेंगे। इस बार सू लिन के संबोधित करने का तरीका भी बदल गया था। मिस्टर जियांग से लिली के डैडी तक ये इस बात का भी प्रतीक था कि इस पल से लिली आधिकारिक तौर पर इस किंडरगार्टन की सदस्य बन गई है। मैंने सिर हिलाया और सू लिन के पीछे वहां गया जहां क्लास 3 के माता पिता इकट्ठा हुए थे। पास के माता पिता ने हम दोनों का दोस्ताना तरीके से अभिवादन किया। कुछ माता पिता की आंखों में उन दोनों को देखकर पहचान की एक चमक आई, जो जल्दी ही एक सलीके से भरे चेहरे में बदल गई। साफ था कि उन्होंने हम दोनों को पहचान लिया था।
उनका बच्चा एक सेलिब्रिटी के बच्चे के साथ एक ही क्लास में होगा, और कोई मामूली सेलिब्रिटी नहीं बल्कि हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले जेम्स रिवर्स और सेरेना। जब वे घर जाएंगे तो उनके पास परिवार और दोस्तों के साथ बात करने के लिए काफी कुछ होगा। जल्द ही सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ आ गए। सू लिन और लू डान ने सबसे आगे रहकर रास्ता दिखाया और पूरा समूह क्लास 3 के क्लासरूम की ओर एक जीवंत जुलूस के रूप में आगे बढ़ा। क्लासरूम के अंदर जाने के बाद सभी बच्चे छोटे स्टूलों पर बैठ गए, जबकि माता पिता को पीछे एक साथ बैठने के लिए कहा गया। सू लिन और लू डान सामने खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। नमस्ते नन्हे दोस्तों, मेरा नाम सू लिन है। अब से मैं किंडरगार्टन में आपकी टीचर हूं। आप मुझे टीचर सू बुला सकते हैं। नन्हे स्टूलों पर बैठे बच्चों ने शायद उनकी बात ठीक से नहीं सुनी थी। वे अपने छोटे छोटे शरीर हिला रहे थे और कुछ तो खड़े होकर दौड़ते हुए अपनी माँ की बाहों में जा पहुंचे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से वापस उनके स्टूलों पर भेजा गया। हालांकि लिली अपने स्टूल पर बहुत अच्छे से बैठी थी, अपनी नन्ही टांगें झुला रही थी और बड़ी बड़ी आंखों से सामने खड़ी दोनों टीचरों को निहार रही थी। तभी मैंने देखा कि लिली के ठीक बगल में बैठा एक गोल मटोल छोटा लड़का अचानक उसकी ओर मुड़ा। मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम वही हो ना जो फोन के अंदर से बाहर आई थी? ये सुनकर लिली का चेहरा गर्व से भर गया। हाँ, मेरे डैडी बहुत कमाल के हैं, वह मुझे फोन के अंदर डाल सकते हैं। उस गोल मटोल लड़के ने ये सुनकर मुंह बनाया और असंतोष के साथ अपने पिता की ओर देखा, मानो वो इस बात से परेशान हो कि उसके अपने पिता उसे उसी तरह फोन के अंदर क्यों नहीं डाल सकते। पर उसने जल्दी ही अपना गोल मटोल चेहरा वापस घुमाया और अपनी ठुड्डी ऊपर की। मेरे डैडी भी बहुत कमाल के हैं, वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और वो बहुत ज्यादा खा सकते हैं। मेरे डैडी भी बहुत ज्यादा खा सकते हैं, मेरे डैडी तो पूरा सुअर खा सकते हैं। न जाने क्यों इन दोनों नन्हे बच्चों ने अचानक इस विषय पर बहस करना शुरू कर दिया था। मैं बड़े मजे से ये सब सुन रहा था और पास के कुछ अन्य माता पिता का ध्यान भी इन दोनों की ओर गया, जब तक कि उन्होंने उस गोल मटोल लड़के को जोर से चिल्लाते हुए नहीं सुना, मेरे डैडी पॉटी पूप खा सकते हैं। माता पिता के बीच खड़े एक भारी भरकम आदमी की मुस्कान अचानक जम गई। उसके बगल में खड़ी सुंदर महिला ने चुपचाप अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। मेरा दिल भी गले तक आ गया था। मुझे डर था कि कहीं नन्ही लिली के मुंह से अगली लाइन कुछ और भी धमाकेदार ना निकल जाए। शुक्र है लिली ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा, फिर सच्ची प्रशंसा के साथ कहा, तुम्हारे डैडी वाकई बहुत प्रभावशाली हैं, मेरे डैडी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने चुपचाप राहत की सांस ली, फिर मैं प्यार से मुस्कुराया। वाकई एक समझदार नन्ही जान है, बिना किसी शक के टॉप क्वालिटी की मासूमियत। सेरेना भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने मुझे अभी घबराहट में लगभग उछलते हुए देख लिया था। सामने सू लिन और लू डान अभी भी बच्चों को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं। जब आखिरकार स्वागत समारोह वेलकम सेरेमनी शुरू हुआ, तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। साल का ये समय हमेशा उनके लिए सबसे थका देने वाला होता था। स्वागत समारोह जियांग हुआ किंडरगार्टन का एक खास कार्यक्रम था, जो स्कूल में शामिल होने वाले बच्चों के हर नए बैच के स्वागत के लिए आयोजित किया जाता था। ये किंडरगार्टन के मैदान में बिछी हरी कृत्रिम घास आर्टिफिशियल टर्फ पर हुआ। माता पिता वहां ज्यादातर दर्शक के तौर पर मौजूद थे। टीचरों ने बच्चों को विभिन्न खेलों के माध्यम से एक दूसरे से जल्दी परिचित होने में मदद की। इसी बीच हर क्लास के बच्चों द्वारा गानों की परफॉर्मेंस भी हुई। जब क्लास 3 की टीचर सू लिन और लू डान ने बच्चों को टू टाइगर्स गाना सिखाया और गवाया, तो अन्य क्लास की टीचरें अभी भी अपने बच्चों को गाना सिखाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। काफी टीचरों ने क्लास 3 की ओर देखा और उस बिल्कुल तालमेल वाले गाने को सुनकर ईर्ष्या से भर गईं। वे चाहती थीं कि उनके पास भी बच्चों को जल्दी सिखाने के लिए इतना सरल और आकर्षक कुछ होता। सेरेना मेरे बगल में खड़ी लिली को दूसरे बच्चों के साथ गाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल गई। वो मेरा चेहरा देखने के लिए मुड़ी, उसकी बादामी आंखें शांत कोमलता से भरी थीं। जियांग हुआ किंडरगार्टन का स्वागत समारोह समाप्त हुआ। सभी बच्चे अपनी टीचरों के पीछे पीछे क्लासरूम में चले गए। अब माता पिता के लिए अपने नन्हों से अलग होने का समय था। सेरेना और मैं खिड़की के पीछे छिपकर अपनी नन्ही लिली को देख रहे थे। हमारा दिल लगभग टूट सा रहा था। लिली के चेहरे पर अब वह जिज्ञासा और उत्साह नहीं था जो पहले था। अब वो अपने छोटे से स्टूल पर बिल्कुल सिमट कर बैठी थी, अपनी टांगों को बाहों में जकड़े हुए लंबी पलकें फड़फड़ा रही थीं, बड़ी आंखें चमक रही थीं और उसके छोटे होंठ एक दयनीय तरीके से मुड़े हुए थे। अन्य बच्चों की तरह रोने या तमाशा करने के बजाय वो बस चुपचाप बैठी रही और सोने जैसी आंसू की बूंदें एक एक करके गिरने लगीं। ये नज़ारा देखकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। मेरा मन तो कर रहा था कि अंदर जाकर लिली को उठा लूं और घर ले जाऊं, किंडरगार्टन को पूरी तरह छोड़ दूं। मेरे बगल में खड़ी सेरेना ने धीरे से मेरी आस्तीन खींची। मैं उसकी तरफ मुड़ा। सेरेना का सिर झुका हुआ था और उसकी कोमल आवाज में एक शांत दृढ़ता थी।
चलो चलें, हर बच्चे को इस पल से गुजरना पड़ता है। मैं एक पल के लिए शांत रहा और अंत में सिर हिला दिया। मैंने क्लासरूम में लिली को आखिरी बार देखा, फिर सेरेना का हाथ थामा और किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। धूप थोड़ी तेज थी, मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं था। लिली को दुखी देखने की अनिच्छा तो एक हिस्सा थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नन्ही लिली को देखकर मुझे समय के पार एक छोटी बच्ची के रूप में सेरेना की परछाई दिखाई दे रही थी। जब सेरेना छोटी रही होगी तो वो निश्चित रूप से अभी की लिली से भी ज्यादा दुखी रही होगी। पास में कोई परिवार नहीं, एक नन्ही सी बच्ची चुपचाप बिना रोए या हंगामा किए अकेले छोटे स्टूल पर बैठी हुई। चाहे वो कितनी भी दुखी क्यों न हो, वो बस अपने होंठ भींच सकती थी, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लिली के पास न केवल सेरेना की आंखें थीं, बल्कि उसका स्वभाव भी सेरेना से मिलता जुलता था। छोटी सी बात से पूरी तस्वीर समझना, यही बात मुझे तकलीफ दे रही थी। बचपन में सेरेना का स्वभाव लिली से भी ज्यादा सीधा, वेल बिहेव्ड रहा होगा, या यूं कहें कि सीधा होने से ज्यादा वह दूसरों के हाव भाव भांपती रही होगी, आज्ञाकारी बनने की पूरी कोशिश करती रही होगी, ताकि बड़ी होने पर वो और भी ज्यादा सौम्य और कोमल दिखे। हमेशा दूसरों की बात मानती हुई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना किसी विरोध के स्वीकार करती हुई, बिल्कुल पिछली बार की तरह। यहां तक कि मेरे प्रति उसका प्यार भी इतनी सावधानी और झिझक के साथ व्यक्त किया गया था कि वो उस प्यार को जताने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहती थी। उस पल मैंने अपने दिल में एक गहरा और भारी दर्द महसूस किया। मैं उसे वैसा नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो और आज़ादी से जिए, अपने प्रति और ईमानदार रहे। मैं चाहता था कि जब उसका रोने का मन हो तो वो रोए, जब हंगामा करने का मन हो तो हंगामा करे, और जो मन में आए वो जो कहना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि इसे मुमकिन कैसे करूं। मैं बस उसका हाथ थाम सकता था। घर पहुंचने के बाद हम दोनों का ही मन बहुत अच्छा नहीं था। मैंने माहौल को हल्का करने की उम्मीद में टीवी चालू किया और रैंडम तरीके से कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लगा दिया। सेरेना पास ही सिमटकर बैठी अपने फोन पर किसी को मैसेज कर रही थी। टीवी पर चल रहा प्रोग्राम काफी औसत दर्जे का था। मैंने 2 बार उस पर नजर डाली और फिर दिलचस्पी खो दी। इसके बजाय मैं मुड़कर सेरेना को देखने लगा। टीवी के मुकाबले सेरेना को देखना कहीं ज्यादा सुखद था। लगभग 2 महीने की सही देखभाल के बाद जब मैं पहली बार यहां आया था, उसकी तुलना में अब सेरेना काफी बेहतर फुलर दिख रही थी। तब वो बहुत दुबली थी। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया और हाथ बढ़ाकर उसकी पिंडलियों के कोमल मांस को चुटकी से दबाया। बहुत संतोषजनक। बनावट बेहतरीन थी। मेरी अचानक इस हरकत से सेरेना हैरानी में चिल्लाई और सीधे तनकर बैठ गई। वो मुझे थोड़ी घबराहट से देखने लगी। क्या? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूं। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? मैं बस ये चेक कर रहा था कि तुम्हारा वजन बढ़ा है या नहीं। नतीजों से बहुत प्रसन्न हूं। निश्चित रूप से काफी निखार आया है। मेरे चेहरे पर गहरी संतुष्टि के भाव थे। सेरेना ने मुझे एक संदेहास्पद नजरों से देखा। क्या तुम बिना छुए बस देखकर नहीं बता सकते थे? लेकिन अपनी टांगों को मेरी गोद में इस तरह टिकाकर आधा लेटे हुए उसे स्वीकार करना पड़ा कि ये वाकई काफी आरामदायक महसूस हो रहा था। सेरेना ने कुछ देर तक मुझे थकी हुई नजरों से देखा और ये तय करने के बाद कि मेरा वाकई कोई गलत इरादा नहीं था, वो वापस अपने फोन में देखने लगी। मैं उसके उन गोरे और नन्हे पैरों को देख रहा था जो अभी भी बेचैनी से हिल रहे थे। साफ था कि उसका दिल अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। मैंने अपना चेहरा बिल्कुल सीधा और जेंटलमैन जैसा बनाए रखा, लेकिन मेरे दोनों हाथ चुपचाप उसकी पिंडलियों को सहला रहे थे। इस सुखद एहसास की वजह से सेरेना के लिए अपने फोन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था। उसकी पलकें तेजी से फड़फड़ाईं, लेकिन उसने शांति से फोन स्क्रॉल करने का नाटक जारी रखा। दूसरी ओर मैं पूरी तरह से सहज था। सेरेना की टांगें, उनकी बनावट वाकई बहुत अच्छी थी। सचमुच चैंपियन टियर की टांगों की जोड़ी। दुर्भाग्य से ये सुखद पल ज्यादा देर नहीं चला। लंच बनाने का समय हो गया था। मैं खाना बनाने जाता हूं। मैंने थोड़ी अनिच्छा के साथ अपने हाथ हटा लिए। सेरेना की टांगों को वापस सोफे पर रखा, खड़ा हुआ और किचन की ओर चल दिया। सेरेना ने ऊपर देखा और मुझे जाते हुए निहारा। उसकी नजरों में भी कुछ अधूरापन सा था। लंच के बारे में सोचते ही उसे लिली का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्या लिली किंडरगार्टन में खाना खाएगी। आजकल जो खाना मैं बनाता था वो वाकई बहुत स्वादिष्ट होता था। लिली के सभी कपड़े और चीजें उसने तैयार की थीं। पानी का कप, बर्तन, बिस्तर और ऐसी ही चीजें किंडरगार्टन द्वारा दी गई थीं। जब सेरेना लिली के बारे में सोच रही थी तभी उसका फोन बजा। सेरेना अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे देखा। ये मिस क्लेयर का कॉल था। वो और मिस क्लेयर वीचैट पर कंपनी के मामलों के बारे में चैट कर रही थीं। वो अचानक कॉल क्यों कर रही थीं? हेलो मिस क्लेयर, क्या बात है? क्या कुछ जरूरी है? सेरेना ने कॉल उठाया। वो जानती थी कि मिस क्लेयर आमतौर पर इस तरह तब तक कॉल नहीं करती थीं
जब तक कोई महत्वपूर्ण बात न हो। सेरेना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिनाले का दूसरा राउंड कुछ ही दिनों में है। इस बार एक गेस्ट परफॉर्मर को आमंत्रित किया जा रहा है। कंपनी पूछ रही है कि क्या तुम्हारी कोई पसंद है। अगर नहीं, तो वे तुम्हारी साथ परफॉर्म करने के लिए अपनी ही कंपनी के किसी अनुभवी सिंगर को बुलाएंगे। सेरेना ने सुना और एक पल के लिए शांत हो गई। उसका बायां हाथ जो बगल में रखा था, उसने अनजाने में अपने कपड़ों के छोर को कसकर पकड़ लिया। मिस क्लेयर, आप पहले से ही जानती हैं, इस बार का कीवर्ड रोमांटिक ड्यूएट है। मेरे मन में जो व्यक्ति है, तुम्हारा मतलब जेम्स रिवर्स से है ना? मिस क्लेयर की थोड़ी थकी हुई आवाज फोन से आई। सेरेना ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। क्या तुमने मन बना लिया है? तुम जानती हो, वोकल तकनीक और स्टेज प्रेजेंस के मामले में जेम्स रिवर्स कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। उन अनुभवी गायकों की तुलना में जेम्स रिवर्स के पास कोई लाभ नहीं है। और क्या तुमने इस बारे में जेम्स से बात की है? क्या वो मान गया है? मिस क्लेयर की बातों को सुनते हुए सेरेना ने ऊपर देखा और किचन में व्यस्त मेरी आकृति पर एक नजर डाली। सेरेना रुक गई। उसने जो कहना चाहा था उसे अनकहा ही छोड़ दिया। वो जानती थी कि मिस क्लेयर उसका मतलब समझ जाएंगी। हमेशा लोगों को अपने लिए इतना फिक्रमंद बना देती हो। यह व्यक्तित्व वाकई बदलना चाहिए। मैं तुम्हारी तरफ से कंपनी को मना कर दूंगी। रही बात जेम्स की, तो उसे छोड़ो। तुम दोनों के बीच का मामला मेरा सिरदर्द नहीं है। मिस क्लेयर बस यही चाहती है कि तुम खुश रहो। मिस क्लेयर ने यह थोड़े लाड़ भरे अंदाज में कहा। सेरेना ने सोफे पर अपनी टांगें सिकोड़ लीं और किचन में उस व्यस्त आकृति को एक बार फिर देखा। उसने धीरे से कहा, मैं रहूंगी। कॉल कट गया। सेरेना थोड़ी देर तक गुमसुम बैठी रही। वास्तव में एक और चीज थी जो उसने जोर से नहीं कही थी। वो थी, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं। मैं सब्जियां धोने में लगा था जब एक गोरे और सुडौल हाथ ने अचानक उन्हें मेरी पकड़ से ले लिया। ये सेरेना थी जो बिना किसी आवाज के अंदर आ गई थी। वो सावधानी से सब्जियां धो रही थी, मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, पर मेरी तरफ देख नहीं रही थी। मैंने उससे आने वाली जानी पहचानी साफ खुशबू महसूस की और उसके चेहरे को देखा, जो न जाने किन कारणों से लाल हो गया था। मैं मुस्कुराया, अपना शरीर थोड़ा एक तरफ खिसकाया ताकि हम दोनों को खड़े होने के लिए आरामदायक जगह मिल सके। हे पतिदेव, हस्बैंड, क्या आपके पास गाने के लिए अब तक कोई प्रेरणा आई है? सब्जियां काटते समय मेरा हाथ फिसला, लगभग मेरी उंगली कटने ही वाली थी। मैंने अविश्वास में अपने कान खड़े किए और सेरेना के चेहरे की ओर मुड़ा, जो अब इतना लाल हो चुका था जैसे खून निकल आएगा। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? मेरी बात सुनकर सेरेना को लगा जैसे वो अपना चेहरा सब्जी के कटोरे में ही दफन कर लेगी। सब्जियां धोने वाले उसके हाथ थोड़े घबरा गए थे। वो सब्जी के पत्तों को हर आकार और साइज में तोड़ रही थी। मुझे अचानक लगा कि मैं थोड़ा मतलबी हो रहा हूं। मैंने उसे बिल्कुल साफ सुना था, फिर भी मैं उसे दोबारा कहने के लिए मजबूर कर रहा था। पतिदेव। सेरेना ने अपने हाथों में सब्जी के पत्तों को ऐसे नोचा जैसे मैं ही उसके सामने खड़ा हूं, लेकिन फिर भी उसने खुद को एक बार और इसे कहने के लिए मजबूर किया।